गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ होंगे बच्चों। तो मैं आपका अपना मयंक सर आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में जो बच्चों अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराने की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट डिमांडेबल टॉपिक, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस इंपॉर्टेंट बेटा जी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हर साल नीट के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज अपन इस लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ मिलकर हम उनको सोल्व करेंगे, समझते हुए सोल्व करेंगे। मतलब बच्चों ये जो अपन इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे उससे जो मैं कहता हूँ आपको एक बड़ा बेनिफिट होगा। हम ये एफर्ट करेंगे हर क्वेश्चन के साथ कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और मेरी कोशिश बच्चों ये रही है कि इस चैप्टर में जहाँ जहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उसको मैं इस फॉर्म में लेकर आया हूँ, ताकि एक तरह से ये चैप्टर आपका समराइज हो जाए और प्रॉपर वे में रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा जी, करें स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले बोर्ड पे आपको दिख रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर का पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है बच्चों, आ जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बात। क्या पूछ रहा आपसे क्वेश्चन देखना, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पर उपस्थित सारे जीन क्या बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बच्चों अपन बोलते ही हैं कि भी जो जीन है वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। जैसे क्रोमोसोम पर है, इस पर ये जीन मैंने बोल दिया ABCDE, ये एक क्रोमोसोम पर उपस्थित सारे जीन है। बोर्ड भी आपको दिख रहे हैं, मान लो 5 जीन है ABCDE, ठीक है। अब ये सारे जीन बच्चों मिलकर क्या बनाएंगे, एक क्रोमोसोम के सारे जीन, ऑल जीन ऑफ सेम क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र पर उपस्थित सारे जीन बेटा जी मिलकर क्या कहलाते हैं? हाँ, लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ध्यान आया आपको? सहलग्न समूह है। अरे बोलते भी है ना अपन, एक जीन पे जो जीन क्लोज हो लिंकेज वही तो दर्शाएगा। क्रोमोसोम पर उपस्थित पास वाले जो जीन है, निकट वाले जो जीन है, वही क्या बनाते हैं? लिंकेज तो वही शो करते हैं। और एक क्रोमोसोम पर उपस्थित सारे जीन को मैं क्या बोल सकता हूं? लिंकेज ग्रुप। और बच्चों एक लिंकेज ग्रुप का फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना। लिंकेज ग्रुप का सीधा सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वही उसका लिंकेज ग्रुप होता है। जैसे पाइसम सेटाइवम की बात करें अपन, मटर में 2N, बोलो मटर में 2N कितने थे? 14। तो इसमें लिंकेज ग्रुप बेटा जी कितने हो जाएंगे? 7। हैप्लॉइड को तो लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, सहलग्न समूह, एंड 7 हो जाएगा। ह्यूमन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों। ह्यूमन में क्या होता है, मेल और फीमेल में, हाँ फीमेल में तो 23 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि 22 ऑटोसोम तो होते ही बच्चों। रिमेनिंग जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X और X होमोलोगस है ना, पेयर है, तो वो एक कंसीडर होगा। और बच्चों मेल के रेफरेंस में 24 क्यों? 22 तो ऑटोसोम है, एक X और एक Y, वो आपस में होमोलोगस नहीं होते, तो इनको अलग अलग कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रख लेना आप। और प्रोकैरियोट में हमेशा लिंकेज ग्रुप 1 कंसीडर किया जाता है। चलें आगे। तो क्या कह रहा है, ऑल जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। अलग अलग ग्रुप बनाएंगे क्या? डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है यहाँ। फॉर्म 1 लिंकेज ग्रुप, एक ही सहलग्न समूह बनाते हैं। विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, गलत। फॉर्म इंटरेक्टिव ग्रुप दैट अफेक्ट द फिनोटाइप, ये भी नहीं। तो वो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले सारे जीन क्या कहलाएंगे? लिंकेज ग्रुप कहलाएंगे। और नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालने का सीधा सा मैंने बोल दिया, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, वही उसका लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। हेलो, कंडीशन ऑफ ए कैरियोटाइप 2N +1 -1 और 2N +-2 आर कॉल्ड, बोलो। म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। +1 और +2 क्या कहलाएंगे? अपन बोलते हैं ना बच्चों, क्रोमोसोम की नंबर में चेंज होना म्यूटेशन में आता ना। एक तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदलती है,
जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन, गुणसूत्रीय विपथन। और बच्चों अगर नंबर चेंज हो जाए, क्रोमोसोम की नंबर में चेंज आना क्या कहलाएगा? हेटेरोप्लॉइडी, विषम गुणिता। अब इसमें दो टाइप के आते हैं, अगर पूरा सेट चेंज हो जाए तो यूप्लॉइडी, और सेट के कुछ एक क्रोमोसोम में चेंज आए तो एनयूप्लॉइडी, असुगुणिता। पूरा समुच्चय बदले तो यूप्लॉइडी, और सेट के एक दो क्रोमोसोम चेंज हो तो एनयूप्लॉइडी। अब एनयूप्लॉइडी में बच्चों आते हैं ना, अगर क्रोमोसोम की नंबर कम हो तो हाइपो, और नंबर ज्यादा हो तो हाइपर। तो देख लो 2n प्लस और -1, एक क्रोमोसोम कम ज्यादा हो रहा है, एक क्रोमोसोम, तो बेटा जी क्या बोला जाता है? ट्राइजोमी। एक क्रोमोसोम अगर बढ़ रहा है तो ट्राइजोमी, कम हो रहा है तो मोनोजोमी। क्या है ध्यान? ट्राइजोमी तो 2n प्लस 1 और मोनोजोमी 2n माइनस 1, ये तो होता है। और 2 की बात करें, अगर पूरा सेट ही चेंज हो रहा है तो बच्चों प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो एक तो नलीसोमी 2n माइनस 2, और अगर +2 हो रहा है तो टेट्राजोमी 2n प्लस 2। तो सारे ट्राइजोमी, मोनोजोमी, नलीसोमी, टेट्रासोमी, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी, असुगुणिता। हिंदी में असुगुणिता बोलते हैं इनको। बस पॉलीप्लॉइडी, इसमें बच्चों पूरा सेट चेंज होगा, पूरा सेट चेंज होता है तो हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, बहुगुणिता। एलोपॉलीप्लॉइडी, जो सेट जुड़ेगा बेटा जी वो अगर पेरेंट से डिफर है तो एलोपॉलीप्लॉइडी अपन उसको बोल देते हैं। और मोनोसोमी तो ये आ गया ना, 2n माइनस 1, एक कम हो रहा है, मोनोसोमी। हाँ वैसे मोनोसोमी बच्चों सेट की बात करते हैं अपन मेनली, इसमें पूरा सेट कम होता है, वो क्या कहलाएगा? मोनोसोमी। चलें आगे, तो आंसर इसका जाएगा फर्स्ट, एन्यूप्लॉइडी। थर्ड बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो खुद ही। डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो। रिकॉम्बिनेशन का परसेंट और डिस्टेंस में कोई कनेक्शन है क्या? बोलो। रिकॉम्बिनेशन बच्चों, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, याद करो, क्रॉसिंग ओवर और जीन की डिस्टेंस का कोई कनेक्शन। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। और बच्चों डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर तो बढ़ेगा, लेकिन लिंकेज, सहलग्नता कम होगी, क्योंकि लिंकेज, सहलग्नता का मतलब तो जीनों का साथ साथ रहना। तो साथ तो वो तब रहेंगे ना बच्चों जब पास रहेंगे। तो जीन जितने पास होंगे लिंकेज बढ़ेगी, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। तो डिस्टेंस के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्रॉसिंग ओवर होता है, और अगर बच्चों में लिंकेज की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर बात? तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर तो बढ़ेगा, बट लिंकेज कम होगा। ये कह रहा है रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस के बीच का क्या कनेक्शन है? क्रॉसिंग ओवर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटा जी, समानुपाती बोल सकते हो, डायरेक्ट ही है। क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा या डिस्टेंस बढ़ेगी तो जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, बट लिंकेज कम होगा, ध्यान रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ, क्या कह रहा है? कोई जेनेटिक डिजीज की बात कर रहा है क्या? इफ ए जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, द डिजीज इज, ध्यान रखियो बच्चों, ये डिजीज वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर बार, जेनेटिक्स से कनेक्टेड ये क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर वाले बच्चों। पेडिग्री एनालिसिस भी मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर पेडिग्री पे बना रखा है, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं पेडिग्री में, एक वीडियो बिल्कुल इजी वे में बच्चों, जो 2 या 3 कंडीशन है वो मैंने वहाँ इजी वे में समझा रखी, उसको देख लेना आप, बिल्कुल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पेडिग्री एनालिसिस हेडिंग से ही। और जेनेटिक डिसऑर्डर का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, हर बार उससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये क्या कर रहा है बच्चों, देखना, एक ऐसी जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक है तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाएगी, फ्रॉम ए फिनोटिपिकली नॉर्मल, ये लाइन देखो, फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, फीमेल कैरियर है बट फिनोटिपिकली नॉर्मल है। अब आपको ध्यान है ना बच्चों कि जो फीमेल कैरियर होती है उसमें डिजीज के सिम्टम अपीयर नहीं होते, रोग के लक्षण दिखाई थोड़ी देंगे, तो हम बोल सकते हैं फिनोटिपिकली तो नॉर्मल है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा, लक्षण नहीं दिख रहा, बट वो कैरियर है।
वहां बच्चों आप इसको इजी वे में देख सकते हो। और इन क्वेश्चन को देखो सोल्व करने का लिए एक सीधा सा तरीका आपके सामने है कि ये कह रहा है कि फीमेल कैरियर है बट उसमें फिनोटिपिकली सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे, ठीक है, और फीमेल से ओनली सम मेल प्रोजेनी में वो डिजीज ट्रांसफर हो रही है। तो बच्चों हमें पता ना फादर का एक्स क्रोमोसोम, ध्यान रख लेना, फादर का एक्स ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, पिता का एक्स हमेशा बेटियों में जाता है। ये मैं वहां उस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझा रखा, उसको आप हेल्प ले लेना। और मदर के पास जो 2 एक्स है उनमें से एक डॉटर के पास भी जाता है, एक सन के पास भी जाता है, ठीक है। अब देखना सेक्स लिंक्ड में ये दिख ही रहा ना कि वो कैरियर है। तो बच्चों ऐसी फीमेल जो कैरियर है, एक एक्स में मैंने जीन बता दी। अब मेल मान लो जो भी नॉर्मल है जैसे भी है, कैरियर है तो इस पे डिजीज के सिम्टम तो अपीयर होंगे नहीं, और उस फीमेल से वो कुछ मेल प्रोजेनी में जाती है, कुछ मेल में, सारे बच्चों में नहीं, कुछ में। अब देखो दोनों केस देख लेना बच्चों, इससे जो प्रोजेनी बनी वो डबल एक्स एक्स वाई एक्स डॉट वाई। तो जब इसको देखोगे बच्चों तो ये वाले सन तो अफेक्टेड होंगे, ये वाले कैसे होंगे, नॉर्मल। अब एक छोटी सी बात बताऊं, अगर ये डिजीज अगर कुछ मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है, अगर बच्चों ये डोमिनेंट होता, रिसेसिव की बजाय अगर ये डिजीज डोमिनेंट होती तो बच्चों ये वाली डॉटर भी अफेक्टेड होती ना, डोमिनेंट होने पर तो ये तो अफेक्टेड होता है, ये भी अफेक्टेड होती। बट रिसेसिव वाले केस में ये कैसी होगी, कैरियर होगी, ये सन अफेक्टेड होगा, ये नॉर्मल होंगे। तो यहां आप ध्यान रख लेना, आपसे कहा क्या रहा है कि सम ऑफ द मेल प्रोजेनी अफेक्टेड, कुछ मेल प्रोजेनी अफेक्टेड होंगे, फीमेल और अफेक्टेड नहीं होगी, डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी। तो अगर डोमिनेंट होता तो डॉटर भी अफेक्टेड होती। क्लियर? यहां अपना आंसर जाएगा इसमें फोर्थ, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। और ये ध्यान रख लेना, आपने सिलेबस में इसके एग्जाम्पल है बच्चों, हीमोफीलिया, यही है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, दोनों डिसऑर्डर है सिलेबस में। थैलेसेमिया वगैरह जो दे रखे हैं ना बच्चों, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो सेक्स लिंक नहीं है, उनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होती। चलें आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फिफ्थ। ये लो सिकल सेल एनीमिया, मतलब एग्जाम्पलर में वो क्वेश्चन दे रखे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछते भी हैं बेटा जी, इसलिए इनको करवा रहा हूं मैं अच्छे से। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वेलिन। तो सिकल सेल क्या होता है, सिकल सेल बच्चों इसकी जो जीन है, ध्यान रखना, सिकल सेल की जीन आपको मिलेगी कौन से क्रोमोसोम पे, 11th पे। 11th ऑटोसोम है कि एलोसोम है, ऑटोसोम है, एलोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं। तो 11th पे है, तो बच्चों ये डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल है, और सिलेबस में अपने रेसेसिव ही है, ऑटोसोमल रेसेसिव। और हमें पता है सिकल सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, हीमोग्लोबिन जो आपका होता है ना बच्चों, उसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का 6th नंबर एमाइनो एसिड, कितने नंबर का, 6ठे नंबर का एमाइनो एसिड ग्लूटामिक की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। ग्लूटामिक की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा बच्चों। कितने नंबर का, 6th नंबर का एमाइनो एसिड, किसकी, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ग्लूटामिक का बच्चों जो जेनेटिक कोड है, ये मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में भी आता है, वो GAG, जेनेटिक कोड समझते हो ना, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेस, 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह है, और वो एक स्पेशल अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो GAG की जगह वेलाइन में बेटा जी क्या आ गया, GUG, बस। एडिनिन की जगह कौन आ गया, यूरेसिल। तो ये ग्लूटामिक का जेनेटिक कोड है, ये वेलिन का GUG। तो इसमें देख लो, वेलिन का पूछा है तो बच्चों GUG, फोर्थ करेंगे अपन। क्लियर? चलें आगे। अब इसमें एक बार ऐसे भी पूछ लिया था बच्चों, सिकल सेल का ध्यान रख लेना, ग्लूटामिक, अगर आपने बायोमोलिक्यूल में एमाइनो एसिड अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ध्यान होगा बच्चों, ग्लूटामिक एमाइनो एसिड किस नेचर का है, एसिडिक एमाइनो एसिड है, और जो वेलिन है वो न्यूट्रल एमाइनो एसिड है। अरे टोटल एमाइनो एसिड कितने पढ़ते हो आप, 20, उसमें से 2 एमाइनो एसिड तो बेटा जी एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, कौन कौन से, एस्पार्टिक एमाइनो एसिड और ग्लूटामिक।
3 अमाइनो एसिड बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। कौन से? हाँ, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। बच गए कितने? 15। वो बच गए जो वो सारे के सारे उदासीन या तो न्यूट्रल होते हैं। तो ग्लूटामिक एसिडिक है और वो न्यूट्रल है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड किस में रिप्लेस होगा? न्यूट्रल में। कब? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी की शेप बेटा जी कैसी हो गई थी? सिकल शब्द। हाँ, ये मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आगे मिलेगा आपको। चलें आगे, अगला क्वेश्चन बच्चों, पर्सन हैविंग जीनोटाइप। ये लो ब्लड ग्रुप के भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है उसके, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों आज। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIB would show the blood group is this is because of blood group is AB। AB है बच्चों, ब्लड ग्रुप इज AB। AB ब्लड ग्रुप दर्शाता है। ये क्या शो करेगा? बोलो, हो गया ना? जैसे मैंने लिखा बच्चों IAIO, IBIO, IAIB, तो बताओ, देखिए ब्लड ग्रुप तो आता ही अपने को। IAIO तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A। BO लगा दूं तो B। दोनों आए तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा बच्चों? AB। हाँ, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A और B है बच्चों, ये वाले एलील O पर क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे। A O पर डोमिनेंट है, B O पर डोमिनेंट है, तो A और B तो एक्सप्रेस होगा, बट 0 यहां एक्सप्रेस नहीं होगा। A और B जब एक साथ आ जाए, दोनों इक्वल डोमिनेंट होते हैं, बराबर प्रभावी होते हैं, तो दोनों एक साथ खुद को क्या कर देंगे? एक्सप्रेस कर देंगे। मेंडल ने कहा था ना बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावितता का नियम, कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, प्रदर्शित करेगा, और रेसेसिव वहां एक्सप्रेस नहीं होगा F1 में। तो A और B, A एंड B, ये ब्लड ग्रुप तो बच्चों क्या शो करते हैं? डोमिनेंस को, प्रभावितता को करते हैं ना, क्योंकि O एक्सप्रेस नहीं हो रहा, केवल A और B हो रहा, डोमिनेंस एक्सप्रेस हो रहा है। A B जब एक साथ आ जाए तो A और B दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो गए बच्चों। दोनों जब साथ साथ एक्सप्रेस हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? को डोमिनेंस, सह प्रभावितता, जहां दोनों गैमेट, दोनों एलील इक्वली क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा इसका को डोमिनेंस, सह प्रभावितता। एक आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट में बच्चों क्या होता है? F1 में देखो 3 केस है। अगर F1 में केवल डोमिनेंट पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो डोमिनेंस है। F1 में अगर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं तो कोडोमिनेंस है, साथ साथ आ रहे हैं दोनों जीन, दोनों एलील। और अगर दोनों के बीच का कैरेक्टर आ रहा है बच्चों, देन इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभावितता। अरे याद करो मिराबिलिस जालापा, याद करो स्नैपड्रैगन, एंटीराइनियम वाला, एनसीईआरटी में जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एक रेड फ्लोवर होता है, एक वाइट होता है। तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो F1 में फ्लोवर कैसे आने चाहिए थे? रेड डोमिनेंट, लेकिन बेटा जी आए कैसे? पिंक कलर। तो दोनों पेरेंट्स के बीच का कैरेक्टर आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों साथ साथ आ गए कोडोमिनेंस, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ डोमिनेंस। तो इसमें आंसर क्या आएगा? कोडोमिनेंस। सेकंड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, लो सीधा ही क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है। ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। बोलो, देखे इतना तो आना चाहिए। अपने में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है? XX XY। बर्ड्स में बेटा जी हाँ ZW ZZ बोल सकते हो। ये जो ZW वाला केस है ये फीमेल बर्ड्स, ZZ बेटा जी किस में आएगा? मेल में। तो बर्ड्स में ध्यान रख लेना, बर्ड्स में जो ओवम बनेंगे 2 टाइप के बनेंगे बेटा जी, A+Z और A+W। बट जो स्पर्म बर्ड्स में बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा, A+Z। तो अगर बर्ड्स के रेफरेंस में पूछा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में किसका रोल है? फीमेल का है, अंडों का है। जबकि ह्यूमन के रेफरेंस में मेल का होता है, बिकॉज मेल 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, X एंड Y। तो ये बर्ड्स और बर्ड्स में आंसर देख लो। फोर्थ, मोर, पिकॉक। ध्यान रख लेना बर्ड्स वाला। ये कॉकरोच वाला भी एक बच्चों सिलेबस में है, उसमें फीमेल तो XX और मेल होता है X0। ध्यान रख लेना। कॉकरोच जो सिलेबस में आपके है
उसमें मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है कंपेयर टू फीमेल, X0, O नहीं है, X0। तो बच्चों ओवम तो एक ही टाइप का बनेगा, बट स्पर्म दो टाइप के बनेंगे, एक ऐसा स्पर्म जिसमें X होगा, एक ऐसा स्पर्म जिसमें X नहीं होगा, हेटेरोगैमेटी बोलते हैं। तो फीमेल में, ये बर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है वो फीमेल का होता है, ओवम का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ए क्रॉस का क्वेश्चन आ गया बच्चों। बिटवीन टू टाल प्लांट्स रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स। सीधा ही क्वेश्चन है, दो लंबे पादपों को क्रॉस करवाया तो कुछ बोने पादप भी प्राप्त हुए, तो इन पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप बेटा जी ये लो दो पेरेंट्स हैं, दोनों टोल है। अब लंबों का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, हो सकता है। अब करके देख लो, अगर मैं दोनों ये लेके चलूं टोल, तो क्या ड्वार्फ प्लांट आएंगे, स्मॉल टी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं होगी बच्चों। अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता हूं, दोनों पेरेंट होंगे टोली, इसमें भी टोल है, तो क्या ड्वार्फ प्लांट आएगा, नहीं आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ नहीं होता, टोली होता बच्चों। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये लेके अगर अपन पेरेंट्स को चलेंगे तो देखना कैपिटल टी भी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आएगा, स्मॉल टी भी आएगा। ये प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ, बोना। तो कुछ बोने प्लांट भी होंगे, तो जीनोटाइप ये होगा। दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस विषम युग्मनजी होंगे। सेकंड में ऐसा ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन 9, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का जो बच्चों द्विसंकर संकरण था, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इफ यू गेट 9331, बिल्कुल रेशो ही आता है, इट डिनोट दैट, ये वाला रेशो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 9:3:1 क्यों आता है, ये फिनोटाइप रेशियो है बच्चों, लक्षण प्रारूप अनुपात है। क्यों आया, देख लो क्यों आया। द एलील ऑफ टू जीन आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दोनों जीन के एलील, डाइहाइब्रिड क्रॉस से तो बच्चों दो जीन आएंगे ना, क्या दोनों जीन के एलील इंटरेक्ट करते हैं, याद करो। अगर जीन के बीच इंटरेक्शन होगा, मेंडल तो मानता ही नहीं था ना, मेंडल भाई साहब तो ये कहते थे कि भाई जीन इंडिपेंडेंटली एसोर्ट होती है, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती है, आया था, तो दोनों जीन अलग अलग जाएगी बिना एक दूसरे पर इफेक्ट डाले। अगर जीन में इंटरेक्शन हुआ, लिंकेज, अगर जीन एक साथ जा रही है तो लिंकेज हो सकता है। और जीन इंटरेक्शन में आपने बेटा जी वो कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सेप्शन मेंडल के आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ते हो, एपिस्टेसिस आता है, वो सारे इंटरेक्शन के एग्जाम्पल थे। जब जीन आपस में इंटरेक्ट करेगी तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो रेशियो आना चाहिए वो नहीं आएगा, मेंडल के अकॉर्डिंग आना चाहिए 9331, वो नहीं आ रहा। मतलब जीन में आपस में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गई, अंतरक्रिया हो गई। जबकि मेंडल भाई साहब बोलते थे इंटरेक्शन नहीं होता, जीन इंडिपेंडेंटली एसोर्ट करती है, सेग्रीगेट होती है, अलग अलग जाएगी। तो बस वही बात यहां देख लो। इट इज ए मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीजेनिक तो नहीं है बेटा जी, पॉलीजेनिक तो अलग आता है, दो से ज्यादा, ये तो दो डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला है। इट इज ए केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म, मल्टीपल एलिज्म नहीं, मल्टीपल एलिज्म में एक जीन के दो से ज्यादा एलील होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, इसमें एक जीन के 3 एलील होते हैं। द एलील ऑफ 2 जीन आर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो जीन के जो 2 एलील है वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे, बिना एक दूसरे पर इफेक्ट डाले, तब ये रेशियो आता है मेंडल के अकॉर्डिंग। अगर उन जीन एलील में इंटरेक्शन होगा तो मेंडल का रेशियो अपने को फिनोटिपिक रेशियो बेटा जी प्राप्त नहीं होगा, मेंडल के अकॉर्डिंग ये बात आ गई। आंसर हो गया 4। एलो 10th क्वेश्चन, फिर सिकल सेल एनीमिया का आ गया, सिकल सेल से डिजीज का हर बार एक क्वेश्चन बन जाता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए सबसे सही स्टेटमेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ढूंढो, देखो बताओ, खुद ही बताओ। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट के थ्रू इसका इलाज कर सकते हैं क्या। देखो सिकल सेल में होता क्या है, अभी मैं बता रहा था ना, हीमोग्लोबिन और आरबीसी कैसी हो गई थी, सिकल सेप्ड। फिर नॉर्मल आरबीसी बेटा जी बाइकॉनकेव होती है, वो भैयावतल, इसमें जो आरबीसी है वो हो जाएगी ऐसी सिकल सेप्ड, शेप ऑफ आरबीसी चेंज हो गई।
आरबीसी की क्वालिटी बदल गई, क्वालिटेटिव होता है बच्चों ये, क्वालिटी, गुणात्मक एनीमिया। हाँ, तो आयरन सप्लीमेंट से ठीक नहीं कर सकते। आयरन तो बेटा जी क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की जगह आरबीसी और में, यहां तो हीमोग्लोबिन की मेटलोप्रोटीन जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन है वो बदल गई ना। बीटा चेन का एमाइनो एसिड, हीमोग्लोबिन बनना थोड़ी बंद हुआ है, थैलेसीमिया में होता वो तो। यहां तो हीमोग्लोबिन की जो एमाइनो एसिड ग्लूटामिक था उसकी जगह वेलिन आ गया। एमाइनो एसिड तो है बट उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो गई, बनना बंद नहीं हुआ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो गई है बच्चों। इट इज ए मोलिकुलर डिजीज। हाँ, ये देखना है नया नाम आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है बट एग्जाम्पलर में दे रखा तो ध्यान रख लियो। मोलिकुलर डिजीज इसलिए बोला है बेटा जी कि इस डिजीज में हीमोग्लोबिन की मोलिकुलर स्ट्रक्चर में चेंजेज आ गए, आणविक संरचना चेंज हो गई, मेटलोप्रोटीन चेंज हो गई। कैसे, तो देख लो, वो ग्लूटामिक की जगह वेलिन बता ही रहा था मैं। और 3 कंडीशन आती है बच्चों, HbA नॉर्मल है, HbA HbS ये जीनोटाइप कैरियर है, सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं, और HbS सिकल सेल एनीमिक है, अफेक्टेड है। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया, मोलिकुलर डिजीज। ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी की थ्योरी चैप्टर में नहीं मिलेगा बट एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आ सकती है लाइन। इट कन्फर रेजिस्टेंस टू एक्वायर्ड मलेरिया, एक्वायरिंग मलेरिया। हाँ, सिकल सेल एनीमिया के जो ट्रेट होते हैं ना बच्चों, उनको मलेरिया होता कि नहीं होता, सोचो। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। हाँ, और प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है बेटा जी, ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों में चलती है, ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों में। तो आप ये बताओ, अपनी बॉडी में जब प्लाज्मोडियम घुसता है, स्पोरोजोइट बोलते हो आप, वो लीवर और आरबीसी में। अब बच्चों आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में जब आरबीसी की शेप नॉर्मल है तभी तो प्लाज्मोडियम की स्टेज एंटर लेगी। इसमें आरबीसी की शेप सिकल सेल हो गई है, उसमें प्लाज्मोडियम की स्टेजेस सर्वाइव नहीं कर सकती। तो जिनके सिकल सेल एनीमिया हेटेरोजाइगस ट्रेट है, उनके मलेरिया नहीं होगा। वो मलेरिया के लिए क्या शो करेंगे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, क्योंकि जब आरबीसी में साइकिल चली नहीं, इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका ऑल ऑफ द अबव फोर्थ हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट चाहिए ना। इसे आयरन सप्लीमेंट से आप ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल मॉलिकुलर डिजीज है। हाँ, हीमोग्लोबिन की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होगी, और ये मलेरिया के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंस रखते हैं। ऑल ऑफ दीज फोर्थ करेंगे। लो, एग्जाम्पलर के बाद बच्चों अगला अपना कॉलम आता है प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन। चलो बच्चों, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। पहला मेंस 2012 AIPMT का क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फोर्थ बाय। म्यूटेशन का आइडिया किसका था, इवोल्यूशन में भी आता है, यहां भी आता है। तो म्यूटेशन का आइडिया बेटा जी दिमाग में है अपने को, ह्यूगो डी व्रिज। ध्यान ही रखना है, साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन हर बार पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन। रोइन जनरली इसी 5th और 6th चैप्टर से पूछा जाता है बच्चों, या तो मोलिकुलर बायोलॉजी वाले से या जेनेटिक्स वाले से। तो ह्यूगो डी व्रिज सीधी बात है, उन्होंने उनका वर्क किस पर था, इवनिंग प्राइमरोज, हाँ, ओइनोथोरा लेमार्कियाना, उस प्लांट पे। तो सीधा ही देख लो कहाँ है, ग्रेगर मेंडल, हार्डी विनबर्ग, चार्ल्स डार्विन नहीं, ये रहा ह्यूगो डी व्रिज, और जिसका काम था इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे, उन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। चलो आगे भाई, म्यूटेशन से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढो, गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। देखो देखे, पहला स्टेटमेंट, कैंसर सेल्स कॉमनली शो क्रोमोसोमल एबेरेशन। हाँ, कैंसर कोशिकाएं गुणसूत्रों का विपथन, एबेरेशन शो करती है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। म्यूटेशन का एक पैराग्राफ दे रखा है इस चैप्टर में, उसमें बता रखी है। एबेरेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल एबेरेशन में बेटा जी देखो, म्यूटेशन में या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदल गई या क्रोमोसोम की नंबर बदल गई। नंबर पीछे मैंने बताया था हेटेरोप्लॉइडी, और बेटा जी अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदल जाए, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं एबेरेशन। गुणसूत्र की संरचना में बदलाव एबेरेशन कहलाता। बिल्कुल कैंसर सेल में होता है ऐसा। यूवी एंड गामा रेज आर म्यूटाजन, ठीक है, म्यूटेशन कोजिंग एजेंट म्यूटाजन कहलाते हैं, उत्परिवर्तजन। यूवी रेज से भी होता है, गामा रेज से भी होता है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डजंट कोज म्यूटेशन। एक बेस पेयर में अगर चेंज होता है तो उससे म्यूटेशन नहीं होगा। गलत बेटा जी, होगा। एक अगर इसका बेस पेयर चेंज हो जाए तब भी म्यूटेशन होगा।
एक पेयर में चेंज होने को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु परिवर्तन। और इसी पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल अभी पीछे डिस्कस करे थे अपन, सिकल सेल एनीमिया। एक ही नाइट्रोजनस बेस पे चेंज होता है बच्चों, देखो उसमें GAG उसकी जगह GTG आ जाता है, एडेनिन की जगह कौन आ गया, थाइमिन आ गया। अब सामने GAG है तो बच्चों दूसरा DNA क्या होगा, CTC, इसका CAC, यही होगा। अब DNA से हमें क्या बनाना है, RNA, ट्रांसक्रिप्शन। तो देख लो CTC के सामने RNA बनेगा GAG, इसके सामने आ गया GUG, ये ग्लूटामिक को रिप्रेजेंट करेगा, ये वैलिन को। तो केवल एक नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन की जगह कौन आ गया था, थाइमिन। इतने से पूरा खेल ही चेंज हो गया। एक बेस से भी म्यूटेशन हो सकता है और ऐसे म्यूटेशन को बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। और उसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ भी पढ़ लो, डिलीशन एंड इंजर्शन ऑफ बेस पेयर कोज फ्रेम शिफ्ट। बिल्कुल, किसी नाइट्रोजनस बेस को हटाना, डिलीशन, नया जोड़ना, इंजर्शन, उससे भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा ना, चेंजेज आएंगी चेन में, उसको फ्रेम शिफ्ट गिबेरिस म्यूटेशन बच्चों अपन बोलते हैं। हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन देखियो क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लग बेटा जी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहा है, बिल्कुल सिंपल सा, वही AB ब्लड ग्रुप वाला है, कोडोमिनेंस वाला है। देखो, इफ 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:1 ratio। ठीक है बच्चों, 1:1 रेशो। तो A एंड B टाइप ऑफ प्रोटीन इन AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, सीधा ही पूछ लिया क्वेश्चन, लास्ट के 2 लाइन में ही है बच्चों की। AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल, तो कह रहा है कि 2 पेरेंट्स जो उनका ब्लड ग्रुप AB है और जो प्रोजेनी बेटा जी संततियां होती है उनमें A, AB और B, ये ब्लड ग्रुप है 1:1 रेशो में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा बेटा जी। अब ये कह रहा है कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल है, तो अपन ने पीछे भी बताया था बच्चों, IA/IB। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB। तो A और B इक्वल डोमिनेंट होते हैं, बराबर के प्रभावी होते हैं, और जहां कैरेक्टर बेटा जी एक साथ एक्सप्रेस होंगे, साथ साथ प्रकट होंगे, हम उसको क्या कहेंगे, को डोमिनेंस। वो क्या कहलाएगा, को डोमिनेंस। क्लियर बात। और अगर A एंड B पूछे, ये भी पीछे बता दिया था बच्चों, आगे भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, A एंड B पूछे तब डोमिनेंस है, वो प्रभावितता है, और AB पूछे तो कोडोमिनेंस है। क्लियर बात है। चलो आगे क्वेश्चन 14 पे आते हैं बेटा जी। थैलेसेमिया का क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से ये डिजीज वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं बेटा जी। कंसेप्ट अगर दिमाग में घुस गया, ये वाले क्वेश्चन अपने गलत नहीं होंगे, फ्री के 4 नंबर अपने को मिलेंगे, है ना। क्या कह रहा है देखो, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया। थैलेसेमिया बच्चों कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना। ऑटोसोमल है तो हम XY यूज नहीं करेंगे। विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दे दिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। तो बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव में 3 कंडीशन याद रखनी थी, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A कैपिटल A, स्मॉल a स्मॉल a। ये वाला अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, इसको डिजीज होगी। कैपिटल A स्मॉल a बेटा जी कैरियर होगा, और ये वाले नॉर्मल होंगे। ये तो था। तो क्या कह रहा है, दोनों पेरेंट्स क्या है, दोनों पेरेंट्स कैरियर है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a। तो प्रोजेनी में बेटा जी कैलकुलेट कर लो, ये प्रोजेनी सीधी बता देता हूं मैं, कैपिटल A कैपिटल A, कैपिटल A स्मॉल a, ये आएगी। तो ये तो नॉर्मल होंगे, ये कैरियर होंगे, ये अफेक्टेड होगा। तो अफेक्टेड प्रोजेनी, प्रभावित रोगी संततियों की परसेंटेज कितनी आ गई, 25 आ गई। तो आंसर इसमें कितना जाएगा, फोर्थ जाएगा 25%। तो क्लियर है, हो गया, सीधा 25 अपन इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आया बच्चों, नीट 2013 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ 2 जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसमें यह कह रहा है कि
ऐसी जीन के लिए जो 50% फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेटा जी दिखाती है, उसके लिए जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। तो देख लो, अब ये रिकॉम्बिनेशन वाला ध्यान है ना आपको बच्चों। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, हाँ 50% मैक्सिमम है या इससे कम होगी, कभी भी मोर देन 50%, मतलब मैं बोलूं क्रॉसिंग ओवर मोर देन 50%, ये गलत हो जाएगा। जीन विनिमय रिकॉम्बिनेशन अधिकतम 50% होता है, या तो उससे कम ही होगा, या हम यूं भी बोल लें तो क्रॉसिंग ओवर बेटा जी मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं होगा। या यूं कहूं तो अपने को पता है कि जो लिंकेज है, सहलग्नता, इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा होगी। ध्यान है अपने को भाई, पेरेंट के जो कैरेक्टर होते हैं, जनकों के जैसे कैरेक्टर होते हैं, वो लिंकेज की वजह से आते हैं, और वेरिएशन बच्चों जो नए कैरेक्टर है वो क्रॉसिंग ओवर से आते हैं। तो लिंकेज की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा, ये मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करके भी तो बताया था ड्रोसोफिला पे, किए थे ना, एक एनसीईआरटी के फुल पेज पे एक्सपेरिमेंट देख के बता रखे हैं बच्चों। 2 एक्सपेरिमेंट, 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, एक तो आया था बॉडी का कलर और आई कलर वाला, एक आई कलर और एक विंग की साइज वाला। तो उन एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हो गया था कि लिंकेज की जो फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है, वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा। तो अगला क्या कह रहा है कि वो 2 जीन जो 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रही है, जिनमें 50% क्या है, रिकॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता, उसके लिए नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट कौन सा वो आपको देखना। इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन 1 क्रॉस ओवर इन एवरी मियोसिस। यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक बार विनिमय हो सकती है। बिल्कुल, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है बच्चों, होता ही है मियोसिस में, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर कई बार, इसीलिए तो जीन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तभी तो वेरिएशन आएगी। द जीन में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, वो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हो सकती है, पॉसिबल है। सेम पर हो तो बच्चों लिंकेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अलग अलग पार्ट में भी हो सकती है। द जीन आर टाइटली लिंक्ड, क्या वो जीन टाइटली लिंक्ड है? अगर जीन बेटा जी टाइटली लिंक्ड हुई, अगर जीन बिल्कुल पास में हुई, टाइटली लिंक्ड होने का मतलब बेटा जी उनमें क्या होगी, लिंकेज ज्यादा होगी, और ज्यादा जब लिंकेज होगी तो क्रॉसिंग ओवर 50% पॉसिबल नहीं है, लिंकेज ज्यादा होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है इस क्वेश्चन के रेफरेंस में। अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ऑटोमेटिकली कम होगा। द जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल लिंकेज था इसका एक्सेप्शन, तो बाकी क्रॉसिंग ओवर और जो जीन डिस्टेंस पर है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती है, स्वतंत्र अपव्यूहन, मेंडल ने कहा भी था। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ बेटा जी। Which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble both the parents? वैसा ही क्वेश्चन वापस आ गया कि कौन सा मेंडेलियन विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है। इनमें वो कौन सा एक्सेप्शन है वैसे तो, कि जो F1 जनरेशन है बेटा जी, F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट्स से मैच करती है। बोलो, हमने कहा था अगर डोमिनेंस होगा तो उसमें तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर एक साथ आ जाएंगे तो उसको हम कोडोमिनेंस बोल देते हैं। अगर नया कैरेक्टर या दोनों के बीच का कैरेक्टर आता है तो बेटा जी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां आंसर पहले आ जाएगा ना, कोडोमिनेंस। तो F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स के जैसी होती है, मैच करती है, सह प्रभावितता, सह का मतलब साथ साथ कैरेक्टर का ना, तो कोडोमिनेंस के खूब क्वेश्चन बने हुए। चलो अगला क्वेश्चन 17, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। इस चैप्टर में बच्चों हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, इनसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है बच्चों कैसा डिसऑर्डर है, एलोसोमल, क्योंकि इनकी जीन किस पर मिलेगी, सेक्स क्रोमोसोम पर, और वो कौन सा होगा, एक्स। एलोसोमल में भी कौन से हैं, रेसेसिव है। हीमोफीलिया भी, कलर ब्लाइंडनेस भी। तो देख लो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट, हीमोफीलिया के रेफरेंस में इनकरेक्ट आपसे पूछा है, गलत स्टेटमेंट पूछा है। ए सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चों, ब्लड की क्लोटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनता, तो क्लोटिंग बनाने से रिलेटेड जो प्रोटीन है वो अफेक्टेड हो जाती है, प्रोटीन पे इफेक्ट पड़ता है। 13 क्लोटिंग फैक्टर अपन पढ़ते हैं ना, उसमें हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, 3 टाइप के होते हैं। एक प्रोटीन अगर अफेक्टेड हो जाए तब भी ब्लड का क्लोट नहीं हो पाएगा। सही है ये तो।
इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज, बिल्कुल सेक्स लिंक्ड है क्योंकि इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, लिंग गुणसूत्र पे होती है। इट इज ए रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इट इज ए डोमिनेंट डिजीज, ये प्रभावी नहीं होती बेटा जी, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ये रिसेसिव है, अप्रभावी है, इसलिए तो फीमेल कैरियर होती है। हाँ चलें आगे। 18th क्वेश्चन, हेलो, फ्रूट कलर इन स्क्वेस इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ एनसीईआरटी में नहीं है बट ये बच्चों जो जीन इंटरेक्शन होते हैं ना मेंडल के, जहां एक्सेप्शन है, अपवाद है, वहां का एक क्वेश्चन है। एक टेबल आपको बेटा जी करवाता हूं ना मैं, उसमें अलग अलग जो जीन इंटरेक्शंस के जो एग्जांपल आते हैं, जिसमें एपिस्टेसिस अपन पढ़ते हैं, प्रबलता, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस आती है, मतलब जहां जो मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन होते हैं। अब डाईहाइब्रिड में बेटा जी फिनोटाइप आना क्या चाहिए, 9:3:3:1, लेकिन यहां वो रेशो चेंज हो जाता है बिकॉज यहां मेंडल का रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो कंप्लीट उसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस, प्रभावी प्रबलता, जहां 9:3:3:1 की जगह बेटा जी रेशो आता है 12:3:4, ये, और रेसेसिव एपिस्टेसिस जहां आता है 9:3:4। इनहिबिटरी जीन जहां रेशो आता है 13:3, डुप्लीकेट जीन जहां आता है 15:1, मतलब यहां मेंडल वाला फिनोटाइप रेशियो अपने को नहीं मिलता, ये मेंडल के एक्सेप्शन है। तो इसमें कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक एपिस्टेसिस आता है, प्रबलता, जिसके दो टाइप आते हैं, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक रेसेसिव एपिस्टेसिस, ये टेबल से बताते हैं बच्चों। अब डोमिनेंट जो एपिस्टेसिस है इसमें रेशियो आएगा ये, और रेसेसिव में आएगा ये रेशियो, और एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ही एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन स्क्वेस, कुकुरबिटा, कुम्हड़ा हिंदी में बोलते हैं बेटा जी, कुकुरबिटा प्लांट के फ्रूट का कलर येलो व्हाइट जो अलग अलग कलर के होते हैं उसी का एग्जाम्पल है। और रिसेसिव में आता है वो कोट कलर इन डॉग, कोट कलर इन माइस, चूहे में त्वचा का रंग, डॉग का तो कोट कलर डोमिनेंट का ही आता है, और वहां रेशो आ जाएगा 9:3:4, याद रखने वाले थे। तो इसमें बच्चों ये एग्जाम्पल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। रिसेसिव एपिस्टेसिस में आता है कोट कलर इन माइस, चूहे में कोट आउटर कवरिंग का कलर। इनहिबिटरी जीन बच्चों इसका रेशियो आता है 13:3, ये सारे एक्सेप्शन है मेंडल के, वहां 9:3:3:1 अपने को प्राप्त नहीं होता, डाईहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन है बच्चों। इसमें वो राइस में लीफ कलर आता है, लीफ कलर इन राइस, चावल में लीफ का कलर। और जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, हाँ ये भी यहां भी बेटा जी एक्सेप्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये सारे लेथाइरस ओडोरेटस वाला है, इसका रेशियो आता है 9:7। हाँ वो लेथाइरस में फ्लोवर कलर, इसको आप स्वीट पी बोलते हो ना। बाकी ये एपिस्टेसिस वाला जरूर याद रख सकते हो, है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन रेशियो या एग्जाम्पल बच्चों पूछ लिया जाता है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में ये आएगा, एग्जाम्पल है ये स्क्वेस कलर, फ्रूट कलर इन स्क्वेस। एक और आता है कोट कलर इन डॉग, डोमिनेंट का डॉग में, और रिसेसिव का कोट कलर इन माइस, चूहे में। इसका आंसर यहां 4 है बेटा जी। चलें क्वेश्चन 19 पे। इससे बेटा जी बेनिफिट अपने को ये मिलने वाला है कि पूरी जेनेटिक्स के मेन पॉइंट सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जहां कुछ समझाने वाली कंसेप्चुअल बातें वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, देखो कलर ब्लाइंड के भी क्वेश्चन, अभी हीमोफीलिया और का बता रहा था ना, इसका भी बहुत बार आता है। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो सबसे पहले हमें उन मेल और फीमेल के बच्चों जीनोटाइप पता लगाने क्या है। तो ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ये जो मैन है इसका फादर, इसका पिताजी कलर ब्लाइंड था। तो कलर ब्लाइंड के लिए एक्स पे जीन आ गई, ये मैंने डॉट से मान लो जीन दिखा दी, तो इसका फादर कलर ब्लाइंड है। अब एक लाइन बच्चों मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताई थी कि फादर का एक्स क्रोमोजोम, घुसा लेना दिमाग में, क्वेश्चन भी है ये, फादर का एक्स क्रोमोजोम ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, पिता का एक्स हमेशा पुत्रियों में जाएगा, बेटियों में जाएगा। बेटियां ही बापूजी की लाडेसर होती है ना, अपना तो 36 का आंकड़ा चलता है ना। तो फादर का एक्स ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर। तो ये कह रहा है बच्चों एक ऐसा मेल जिसका फादर कलर ब्लाइंड ना, तो कलर ब्लाइंड की जीन तो एक्स पर होती है,
तो फादर का एक्स तो सन में ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो इसका जो जीनोटाइप है वो तो एक्स वाई रहेगा, इसमें थोड़ी जीन आएगी फादर से। फादर का एक्स तो बेटियों में जाता है, सन में ट्रांसफर होगा नहीं। हो गया कलर। तो ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वुमन, अब उस वुमन का अपन जीनोटाइप लिखेंगे हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर एंड ए नॉर्मल फादर। इसकी जो मां थी वो कलर ब्लाइंड है और इसका फादर क्या था, नॉर्मल था। तो मां कलर ब्लाइंड है तो दोनों पे जीन आएगी ना, तभी तो कलर ब्लाइंड होगी, एक पर होने का मतलब तो कैरियर हो गई। इसका जीनोटाइप लिख लो फिर आप, बेटी का जीनोटाइप बेटा जी ये आ गया, कैरियर है ये। क्लियर, निकाल लीजिए जीनोटाइप आपने। अब इनमें मेल चिल्ड्रन की बात पूछी आपसे, ऐसे कितने नर छोरे होंगे जो कलर ब्लाइंड होंगे, कर लो क्रॉस करके सोल, इसको आपके सामने आंसर आ जाएगा एक्स डबल एक्स डॉट, ये तो पुत्रियां आ गई, उत्तर एक्स डॉट वाई। अब ध्यान बच्चों आपको ये रखना था, अगर आपसे पूछता कि इसमें कितने परसेंट प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी, कितनी संतानें कलर ब्लाइंड होगी, तो प्रोजेनी वर्ड आ जाए ना, ऑफ स्प्रिंग वर्ड आ जाए, संतानें आ जाए, तो हम चारों में से कैलकुलेट करेंगे। अब अगले ने प्रोजेनी नहीं पूछा बच्चों, मेल चिल्ड्रन, केवल छोरों की बात कर ली। तो बात अगर मेल की हुई है तो हम इसमें डॉटर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो डॉटर को केवल मेल को लो। दो है, एक नॉर्मल है और दूसरा कलर ब्लाइंड है, मतलब 50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंड। तो इसमें आंसर जाएगा पहला 50%। और इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ लेता, कितने परसेंट प्रोजेनी अफेक्टेड होगी, कितने परसेंट प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी, हाउ मेनी अफेक्टेड और कलर ब्लाइंड प्रोजेनी, तब आप क्या बता दे, प्रोजेनी वर्ड आ गया, ऑफ स्प्रिंग आ गया, तो चारों में देखो, तब आंसर जाता, ये तो कलर ब्लाइंड थोड़ी होगी, ये तो कैरियर होगी, तब आंसर आता 25%। अगर केवल मेल चिल्ड्रन की बात की तो 50%, हम फीमेल इंक्लूड या डॉटर इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर जाएगा फर्स्ट। चलो आगे 20। हाँ, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था बच्चों री-आरपीएम टीम, इसमें दो ऑटोसोमल और एलोसोमल डिजीज को मिक्स करके पूछ लिया था, एक ही बार आया था, ये भी अपने को आने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। तो इसमें थैलेसेमिया और कलर ब्लाइंडनेस, शायद ये दो डिजीज मिक्स करके आ गई थी। तो थैलेसेमिया तो ऑटोसोमल है और कलर ब्लाइंडनेस एलोसोमल है, एक की जीन तो ऑटोसोम पर होती है, एक की एलोसोम पर होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे। तो फीमेल हु इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव थैलेसेमिया जीन, बस बेटा जी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस सिंपल सा जैसा पूछा जाए वैसा जीनोटाइप लिखते चलो आप। दो है मेल और फीमेल, इनका जीनोटाइप लिख दो, बस जीनोटाइप लिख दिया तो आंसर आ गया। क्या लिखना है, ए फीमेल हु इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव थैलेसेमिया जीन, मतलब ये फीमेल थैलेसेमिया जीन के लिए होमोजाइगस है। अगले ने दे दिया स्मॉल टी, वरना आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो, मतलब इसके डिजीज है। थैलेसेमिया में 3 ही तो कंडीशन आती है, ऑटोसोमल रिसेसिव में ही तो होगा, इसकी डिजीज होगी। इसको अगले ने स्मॉल टी से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख लो, एक्स वाई नहीं लिखना, वो केवल सेक्स क्रोमोसोम के लिए आता है। एंड इज नॉर्मल फॉर कलर विजन, मतलब कलर विजन के लिए वो नॉर्मल है, इसके कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, दोनों लिखना पड़ेगा। अब इस जीनोटाइप को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि एक ऐसी फीमेल है जिसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है बट थैलेसेमिया है, स्मॉल टी थैलेसेमिया है, थैलेसेमिक है। अब इज मैरिड टू ए मेल हु इज हेटेरोजाइगस फॉर थैलेसेमिया, एक ऐसा नर जो थैलेसेमिया के लिए हेटेरोजाइगस है, मतलब कैरियर है, कैपिटल स्मॉल है, इसको मैं कैपिटल डी स्मॉल डी से लिख सकता हूं, अगले दिया कैपिटल डी स्मॉल डी, एंड इज कलर ब्लाइंड, और साथ में कलर ब्लाइंड भी है, तो कलर ब्लाइंड की जीन ये रही, एक्स पे आ गई, क्या जीनोटाइप, कर लो सोल्व। What % of the female progeny will be carrier of color blindness and also suffer from thalassemia? ऐसी डॉटर, ऐसी फीमेल प्रोजेनी कितनी होगी जो थैलेसेमिया के लिए तो कैरियर, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी और जिसके थैलेसेमिया होगा। अब आप सोल्व कर लो, गैमेट बनाने आते हैं अपने को, इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2 की पावर n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 1 और 2, तो क्या गैमेट बने 4, उसके गैमेट बनेंगे 1, ठीक है। इसका गैमेट बेटा जी ये बन गया स्मॉल टी एक्स, यानी चाहिए अपने कोई बातें तो बताने वाली नहीं है। इसके गैमेट बने 4, बना लो,
कैपिटल टी एक्स डॉट, कैपिटल टी वाई, स्मॉल टी एक्स डॉट, स्मॉल टी वाई, क्रॉस करके आंसर निकाल लो। इतनी देर लगती है क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी एक्स डॉट एक्स, कैपिटल टी स्मॉल टी एक्स और वाई, स्मॉल टी एक्स और एक्स डॉट, स्मॉल टी एक्स और वाई। क्लियर? तो इसमें ये एक्स वाई वाले तो सन होंगे और एक्स वाली डॉटर होगी, तो अगले ने तो फीमेल पूछे ना। अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में फीमेल प्रोजेनी है, तो इसी की बात करो। फीमेल प्रोजेनी में वो जो कलर ब्लाइंड के लिए तो क्या हो, कैरियर, और जिसके थैलेसेमिया हो। तो ये पहली फीमेल प्रोजेनी देख लो बच्चों। थैलेसेमिया के लिए तो क्या है, कैरियर, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी क्या है, कैरियर। ये वाली फीमेल स्मॉल टी एक्स एक्स डॉट, कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, कैरियर, और साथ में इसके क्या होगा, थैलेसेमिया। इसकी बात कर रहा है। तो दो डॉटर में से ये वाली थैलेसेमिया थैलेसेमिक होगी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी। तो दो में से एक मतलब कितने परसेंट, 50%। आंसर हो गया हाँ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ गया था जिसमें ऑटोसोमल और एलोसोमल डिजीज को मिक्स करके पूछ लिया था। कलर ब्लाइंडनेस एलोसोमल है, हीमोफीलिया एलोसोमल है, क्योंकि इनकी जीन सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम पर होती है, एक्स पर। और थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, बाकी सारे वो जनरली ऑटोसोमल डिजीज होते हैं, उनकी जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट होती है। जैसे थैलेसेमिया की बच्चों अगर आपको ध्यान हो, इसकी जीन आपको एक 11th क्रोमोसोम पर मिलेगी, एक 16th क्रोमोसोम पर मिलेगी। अल्फा बीटा 2 थैलेसेमिया आते हैं ना अपनी एनसीईआरटी में, है बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन ध्यान रख लेना। फिर लो हीमोफीलिया का क्वेश्चन आते हैं हर बार, और मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है जेनेटिक डिसऑर्डर का, देख लियो। उसमें बिल्कुल इजी वे में सारे डिसऑर्डर बेटा जी बता रखे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के संदर्भ में सही करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। इट इज ए सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं होता बच्चों, रिसेसिव होता है। इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, दूसरा ही आ गया। एमिनो एसिड ग्लूटामिक, ये तो सिकल सेल के लिए आता है। कॉमन बोथ मेल और फीमेल दोनों में कॉमन नहीं होगा। ज्यादा होने के चांस किसमें होंगे, मेल में, उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम में, फीमेल तो कैरियर होती है, तो ज्यादा होने के चांस किसमें होंगे, मेल में, कॉमन नहीं होता दोनों में। सेकंड आंसर आ जाएगा 22nd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी। इनमें से कौन सा ट्राइजोमी का एग्जाम्पल नहीं है। ट्राइजोमी, ट्राइजोमी याद आई क्या, म्यूटेशन। हाँ, ट्राइजोमी के एग्जाम्पल है अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ट्राइजोमी में बच्चों क्या आता है, 2(1+1), एनियोप्लोइडी है ना, एस सुगुणिता। टोटल क्रोमोसोम में एक बढ़ गया तो ट्राइजोमी हो गई। ध्यान आ गया, ट्राइजोमी 2(1+1). जैसे अपनी बात करें तो 46+1 कितने क्रोमोसोम हो गए, 47। तो ट्राइजोमी का एग्जाम्पल अपने सिलेबस में बेटा जी वैसे तो कई है। एक आता है क्लाइनफेल्टर, एक डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में 44+XXY, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम में ट्राइजोमी हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जो ट्राइजोमी का एग्जाम्पल नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो है, 21st में बेटा जी ट्राइजोमी होती है, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लाइनफेल्टर भी होता है। टर्नर सिंड्रोम, हाँ दतुरा, प्लांट में दतुरा याद रख सकते हो, उसमें भी ट्राइजोमी होती है बच्चों। टर्नर सिंड्रोम क्या था, इसमें फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। कम होना मोनोसोमी, इट्स एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी, ना कि ट्राइजोमी। तो यहां क्रोमोसोम कितने रह गए, 45। तो ये ट्राइजोमी नहीं, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम। फोर्थ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट मेंडल डिडंट यूज, ऐसे भी बच्चों मेंडल के जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में जो अपने कैरेक्टर लिए थे ना, हाँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे 7, ट्रेट 14 जो थे, उसमें उन्होंने, आपको ध्यान होना चाहिए एनसीईआरटी में टेबल भी दे रखी है, क्या क्या यूज किया था। प्लांट की हाइट, स्टेम हाइट यूज की थी कि प्लांट टोल है कि ड्वार्फ है। उसमें सीड का कलर लिया था, सीड की शेप ली थी। पोड कलर लिया था पोड की शेप ली थी। फ्लोवर कलर लिया था। ऐसे 7 बेटा जी कैरेक्टर उन्होंने यूज किए थे। तो इनमें कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने यूज नहीं किया था। पोड लेंथ यूज की थी क्या, पोड लेंथ यूज नहीं किया था।
स्टेम की लेंथ, प्लांट की लेंथ यूज की थी, ड्वार्फ है कि टॉल है, लंबा है कि बोना है। हाँ, सीड शेप यूज की थी, बीज रिंकल है कि राउंड है, गोल है कि झुर्रीदार है। फ्लोवर पोजीशन भी यूज किया था, फ्लोवर एक्सियल है कि टर्मिनल है, अंतस्थ है कि अक्षीय, और सीड कलर ग्रीन है कि येलो है, यूज किया था। बट पोड लेंथ इन्होंने यूज नहीं किया था, आंसर फर्स्ट जाएगा। हाँ, स्टेम लेंथ, स्टेम हाइट यूज की थी, पोड लेंथ यूज नहीं की थी। पोड की शेप यूज की थी, पोड का कलर यूज किया था। अगला क्वेश्चन, ये पेडिग्री एनालिसिस, इसका भी बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मैंने इसके लिए भी एक बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 या 3 कंडीशन में पूरी पेडिग्री समझा रखी, उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा, देख लेना वो वीडियो। पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल सीधे सरल तरीके से समझाया हुआ है। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये भरे हुए जो गोले हैं ना, ये सिंबल है बच्चों, अफेक्टेड को शो कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, इस पेडिग्री को आप देखें किस टाइप की है। तो एक सिंपल सा बच्चों मैं बताता हूं, आपके सिलेबस में 2 एग्जांपल, एक तो सिकल सेल एनीमिया का दे रखा है, एक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी दे रखा है। 2 पेडिग्री बना के समझा रखे हैं। सिकल सेल एनीमिया तो आपको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव है, और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, उसके 2 कंडीशन है, वो वहां आप उस लेक्चर में वीडियो में देख लियो बच्चों। इसको एक सीधे तरीके से सोल्व करने का तरीका है, वो तरीका ये है बच्चों, ये देखना, इस पहली जनरेशन में आपको दिखेगा कि यहां देखो ये ऐसे बना रखा है बच्चों, ये ऐसे, और एक इधर भी देखोगे आप, इस जगह भी तो देखो ये ऐसे है, बिल्कुल। सबसे पहले ये चेक कर लियो आप, तो पता चल जाएगा। इन सिंबल का मतलब जो दोनों पेरेंट्स है वो नॉर्मल है, और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नॉर्मल पेरेंट्स की अगर अफेक्टेड प्रोजेनी हो रही है, ये अफेक्टेड है, यहां भी दोनों पेरेंट्स नॉर्मल और प्रोजेनी कैसी है, अफेक्टेड। बस सबसे पहले देख लेना, आंसर वहीं आ जाएगा। ये रहा नॉर्मल के अफेक्टेड, यहां भी नॉर्मल के अफेक्टेड। तो क्या होगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, इस डायग्राम को देख लो, दिख जाएगा। ये पेरेंट्स नॉर्मल है, उनके अफेक्टेड प्रोजेनी। उस कंडीशन में बेटा जी अपन एक सिंपल सी कंडीशन है ऑटोसोमल में, आप देख लेना कि जैसे ये लिखा मैंने, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, बस ये कंडीशन 3 याद रख लेना। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इन दोनों में बेटा जी अफेक्टेड होगा, ये होगा नॉर्मल। डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में तो कैपिटल लेटर इंडिकेट करोगे ना। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये स्मॉल ए वाला अफेक्टेड होगा, ये कैरियर होगा, ये नॉर्मल होगा। बस ये 2 ही कंडीशन याद रख लेना, वो रिसेसिव में, ये डोमिनेंट में। अब चेक कर लो, जैसे दोनों में क्या कंडीशन मैंने बना दी। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, जैसे मैंने ये बनाया बच्चों, दोनों पेरेंट्स है और ये दोनों कैरियर है। कैरियर फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होते हैं ना, उनमें कोई सिम्टम अपने को दिखाई नहीं देंगे। तो ये मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए मैंने ले लिया, कैरियर ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फिनोटिपिकली नॉर्मल है। इनकी प्रोजेनी अगर आप निकालोगे, ये पॉसिबल है क्या, है? स्मॉल ए आ सकता है, स्मॉल ए आएगा तो अफेक्टेड है, और कैपिटल ए आए या कैपिटल ए स्मॉल आए तो नॉर्मल है। तो बिल्कुल सिंपल सी लाइन याद रख लेना बच्चों कि अगर नॉर्मल पेरेंट्स है, उनके अफेक्टेड प्रोजेनी होती है, नॉर्मल पेरेंट्स के रोगी संतति होती है, अफेक्टेड होती है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। इधर नहीं होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट में। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का मतलब तो स्मॉल ए आएगा इधर, और स्मॉल ए की प्रोजेनी तो हमेशा नॉर्मल ही होगी, कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी। बट अगर नॉर्मल पेरेंट्स की प्रोजेनी अफेक्टेड है, मतलब वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। समझ जाइए इसको, इजीली मैंने और वहां समझा रखा है। इसका आंसर ही जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके ऑटोसोमल रिसेसिव का एक बेस्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया दे रखा है, वो देख लीजिए। द टर्म लिंकेज वाज कोइन्ड बाय, सहलग्नता शब्द लिंकेज शब्द किसने दिया था? तो एक चीज आपको मैं ये भी बताता हूं, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। एक अपना 5th चैप्टर बच्चों जेनेटिक्स वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, एक 5th और एक ये वो मोलिकुलर बेसिस वाला। इन दोनों चैप्टर में से हर बार एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वैज्ञानिक के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और मैंने एक लेक्चर में छोटा सा लेक्चर आपको अपलोड कर रखा है साइंटिस्ट के नेम। उसमें दोनों चैप्टर के साइंटिस्ट एक साथ मैंने बता दिए हैं, और उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या रोल है, देख लेना वो।
पूछ देखो आ गया ना। लिंकेज देने वाले कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, इन्होंने कौन सा टर्म दिया था? लिंकेज। सटन बोवेरी तो वो थे क्रोमोसोमल थ्योरी वाले इनहेरिटेंस। मेंडल थाई और वाल्टर सटन और बोवेरी वो साथ आए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, और मॉर्गन ने दिया था टर्म लिंकेज। अगला क्वेश्चन 26, इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, कोई टेस्ट क्रॉस था, F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस्ड देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग, दिस इंडिकेट। वही बच्चों मॉर्गन वाला एक्सपेरिमेंट है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे किया था। अपने को पता है कि लिंकेज की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन से ज्यादा होगी, पीछे बताया था। लिंकेज की वजह से कैसे कैरेक्टर आएंगे? पेरेंटल आएंगे। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से बेटा जी कैसे कैरेक्टर आएंगे? न्यू कैरेक्टर आएंगे। न्यू कैरेक्टर का मतलब वेरिएशन आएगी। ऐसे बोल देते ना कि हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। अरे माँ बापू जैसा अपना मिलता ना कि माँ पे गया है, बापू जी पे गया है, तो पेरेंट्स के जैसे हम दिखते हैं बिकॉज ऑफ लिंकेज, सहलग्नता की वजह से हम पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। लेकिन बेटा जी हम हूबहू 100% पेरेंट्स जैसे नहीं होते। कुछ नए कैरेक्टर भी आते हैं। वो नए कैरेक्टर किसकी वजह से आते हैं? रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, उसी से क्या आएगी? वेरिएशन। और हमेशा लिंकेज की फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा होगी। अब ये क्या कर रहा है? टेस्ट क्रॉस F1 डाइहाइब्रिड मोर पेरेंटल टाइप, पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर ज्यादा आए थे देन द रिकॉम्बिनेंट। बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट से पेरेंटल टाइप के ज्यादा कैरेक्टर आए थे। क्यों? ये क्या इंडिकेट करता है? बोथ ऑफ द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन। दोनों कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं। बच्चों एक से ज्यादा जीन से अगर कंट्रोल हो ना तो अपन उसको पॉलीजेनिक बोल देते हैं, मोर देन वन जीन। उसके भी क्वेश्चन है। द टू जीन आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम। टू जीन, हाँ, क्रॉसिंग ओवर के लिए अलग अलग अगर होगा क्रॉसिंग ओवर बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम पे तो होता है सेम पे। क्रोमोसोम अलग अलग है बट वो होमोलोगस होंगे। क्रोमोसोम फेल्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे, वो तो सेग्रीगेशन में होता ही है। द टू जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, हाँ, दो जीन आपस में लिंक्ड है, सहलग्न है, और वो एक ही क्रोमोसोम पर है। तो लिंक्ड जीन तो बच्चों एक ही क्रोमोसोम पे होगी ना, और पास पास होगी। जितना जीन पास होगा उतनी ही लिंकेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अरे कोई ज्यादा पास पास है, साथ साथ है, तो एक साथ ही जाएगा ना अगली जनरेशन में, वही तो लिंकेज है। तो लिंकेज ज्यादा मतलब क्रॉसिंग ओवर कम। आंसर फोर्थ गया। बस लिंकेज वाले पूछ लेते हैं। और ये लिंकेज टर्म देने वाले कौन थे? टीएच मॉर्गन। अगला क्वेश्चन नंबर 27, नीट फर्स्ट 2016 का क्या कहता है? देखो बोर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। फिर हीमोफीलिया का क्वेश्चन आ गया। कौन हीमोफीलिया को अच्छे से समझा रहा है? डोमिनेंट जीन गलत, रिसेसिव जीन ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ये और भी ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों ठीक है, बट दोनों में मोर प्रॉपर कौन सा बेटा जी? थर्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। इसकी जीन भी किस क्रोमोसोम पे होगी? एक्स पे होगी। चारों ऑप्शन देख के फिर आंसर देना अपने को। चलें आगे वाले क्वेश्चन पे। हेलो 28 आपसे क्या कर रहा है? A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. एक tall true breeding, मेंडल ने true breeding वाला बताया था ना आपको। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हो गया ना बच्चों जो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर हो। जैसे टोल का मतलब ट्रू ब्रीडिंग से, ये ट्रू ब्रीडिंग इसको बोलते हैं सेम के भी। जैसे कैपिटल डी का मैंने क्रॉस कैपिटल डी से कराया, प्रोजेनी आई कैपिटल डी, इसका फिर से कैपिटल डी से क्रॉस कराया, फिर आया कैपिटल डी, ऐसे इस वाले क्रॉस को ट्रू ब्रीडिंग। ऐसी अगर प्योर द्वार फलाना हो तो आपस में इनको क्रॉस करवाते हैं कई जनरेशन तक, ऐसे बेटा जी। अब जो ड्वार्फ आएगा वो अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल प्योर होगा। ये टोल अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल प्योर होगा, उसको अपन ट्रू ब्रीडिंग बोल देते हैं ना, ट्रू ब्रीडिंग से। तो मेंडल ने प्योर पेरेंट्स से यूज किए थे अपने कैरेक्टर के लिए, वो ट्रू ब्रीडिंग से आए थे। तो ए टोल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट कैपिटल डी इज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। ड्वार्फ के लिए तो स्मॉल टी होता है, टोल के लिए कैपिटल डी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन ट्रू ब्रीडिंग है तो प्योर है, कैपिटल टी। When the F1 plant were self, इनमें जो F1 आया, F1 जनरेशन आई कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया,
स्वपरागण इसी के साथ, कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ। तो क्या रिजल्ट आया? अरे सीधा सही मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ये क्रॉस कराते हैं तो आपको पता ही है फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1 और जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1। बेटा जी देख लो क्या है। पहला 3:1, क्या 3 ड्वार्फ थे? 3 तो टोल होते हैं, तो गलत हो गया ना, 3 तो लंबे थे। दूसरा 1:1, इसमें 1 तो बेटा जी कैपिटल डी, 2 कैपिटल डी स्मॉल डी और ये 1 स्मॉल डी। तो पहला 1 टोल होमोजाइगस, ठीक है, कैपिटल डी टोल होमोजाइगस है। 2 टोल हेटेरोजाइगस, बिल्कुल कैपिटल डी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस है। और लास्ट वाला ड्वार्फ, सेकंड ही आ गया। थर्ड भी देख लो, 1 टोल हेटेरोजाइगस, गलत। 3:1 टोल और ड्वार्फ, ये भी तीसरा, फोर्थ भी सही है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? जीनोटाइप पूछ रहा है। जीनोटाइप तो 1:1 आएगा ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपना 2। कुछ बच्चे बिना देखे अगर ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ऊपर आता है इसको टिक लगा देते। 3:1 सही तो है सर, अरे सही तो है मोथो, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? जीनोटाइप पूछ रहा है ना, तो 1:1 वाला 2, ये तो फिनोटाइप है 3:1, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। अगला मैच द कॉलम का क्वेश्चन, ये लो, सारे डोमिनेंस कोडोमिनेंस एक साथ ही भर दिए, मिलाओ देखिए आंसर दो। तो मैच द कॉलम में सबसे पहला इधर दे रखा है डोमिनेंस, प्रभाविकता। F1 में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट एलील जीन एक्सप्रेस होगा। ढूंढो किधर है? मैनी जीन इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली 1 एलील एक्सप्रेस इट्स ए वेरा। तो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में कैपिटल टी स्मॉल टी में केवल कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, प्लांट लंबा होगा, स्मॉल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो एलील होते हैं ना, ये तो ध्यान आपको, जीन के अल्टरनेट फॉर्म एलील कहलाते हैं। कोडोमिनेंस बार बार आ गया, जहां दोनों पेरेंट एक साथ एक्सप्रेस हो जाए, दोनों कैरेक्टर एक साथ आ जाए, कोडोमिनेंस देख लो। इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कोई IA/IB दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे तो बेटा जी कोडोमिनेंस। अब प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये 2 वर्ड देख लेना, बहु प्रभाविता और बहुजीनी वंशागति। सीधा सा याद रखने का तरीका बच्चों, पॉलीजेनिक देखो, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इन जनरल हम बेटा जी क्या बोलेंगे? जीन का काम लक्षणों का नियमनित होता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करना। 1 जीन 1 कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां देखना, पॉलीजेनिक, नाम सुना बच्चों? पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब खूब, कौन? जीन, जहां कई जीन होंगे। पॉलीजेनिक का मतलब मेनी जीन। अगर एक से ज्यादा जीन बेटा जी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, मोर देन 1 जीन अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, तब तो पॉलीजेनिक है। और एक वर्ड लिखता हूं मैं, प्लियोट्रोपी, बहु प्रभाविकता। इसमें जीन तो एक होगी बट कैरेक्टर कई होंगे। 3 बातें, नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर मेनी जीन, पॉलीजेनिक का मतलब मेनी जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो पॉलीजेनिक है, और अगर एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रोपी है। प्लियोट्रोपी में तो सिकल सेल एनीमिया आ गया ना, एक जीन है वो कई कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जैसे आरबीसी की शेप चेंज हो गई, मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस हो गए, पता है। जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया है बच्चों, वो भी प्लियोट्रोपी है। एक ही जीन होती है 12 क्रोमोसोम पे, वो कई कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जैसे फिनाइल एलानिन बढ़ जाएगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, हाँ आगे मिलेनिन पिगमेंट नहीं बनेंगे, कई कैरेक्टर, वो प्लियोट्रोपी। और पॉलीजेनिक में जैसे आपकी स्किन कलर 3 अलग अलग जीन से कंट्रोल होता है, तो एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करती है तो पॉलीजेनिक हो गया। अब मैच कर लो, प्लियोट्रोपी ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, एक जीन है कई कैरेक्टर है तो बच्चों प्लियोट्रोपी हो गया। पॉलीजेनिक मैनी जीन गवर्न सिंगल कैरेक्टर, कई जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी तो पॉली, नाम ही पॉली जीन है, मतलब कई जीन, कैरेक्टर ए। मिला लेना, ए में सेकंड कहां आ रहा है और बी में ए में तो सेकंड, बी में थर्ड, ए में सेकंड, बी में थर्ड गया बच्चों आंसर। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, चारों वर्ड ये। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, नीट 2016 का अगला क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। हिमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, हाँ भाई सही है, ट्रू है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी 2 बच्चों। अगर पूरा सेट चेंज हो जाए, समुच्चय बदल जाए तो यूप्लॉइडी।
अगर सेट के कुछ क्रोमोसोम में चेंज आए, जैसे एक क्रोमोसोम कम हो गया, दो कम हो गए, दो बढ़ गए, दो कम हो गए, ऐसे दो चार क्रोमोसोम चेंज होते हैं तो हम एन्यूप्लॉइडी बोल देते हैं। और डाउन सिंड्रोम में तो एक ही क्रोमोसोम प्लस होता है 21st, बिल्कुल एन्यूप्लॉइडी है। और ट्राइसोमी भी है, एक प्लस हो रहा था, अभी बताया था। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU ऑटोसोमल है, बिकॉज बच्चों इसकी जीन कौन से क्रोमोसोम पे मिलेगी? 12th क्रोमोसोम पे ऑटोसोमल है। और अपने रिसेसिव भी दे रखे हैं, रिसेसिव है ये भी। सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड, गलत बात। सिकल सेल की जीन एक्स पर थोड़ी होती है, सिकल सेल की जीन तो 11वें क्रोमोसोम पर होती है, वो भी कैसा है? ऑटोसोमल। एक्स लिंक्ड वाले तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो ही दे रखे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, देख लो। ए करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। आंसर फर्स्ट आ जाएगा, ए बी सी करेक्ट और डी इनकरेक्ट। हाँ, क्वेश्चन 31 पे आओ। दिख रहा है 5-6 लाइन का क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा है बच्चों। हाँ, पॉलीप्लोइडी के रेफरेंस में आया था ना वो क्वेश्चन। ए सेल एट टीलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय ए स्टूडेंट। वो एक सेल है बच्चों, वो टीलोफेज अवस्था में है। सेल्स डिवीजन की स्टेज पढ़ते हो ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लास्ट स्टेज में। एक स्टूडेंट ने उसको ऑब्जर्व किया, देखा इन ए प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड। प्लांट की कोई सेल है, टीलोफेज में थी, उसको एक स्टूडेंट ने देखा। ही टेल हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर सेल। तो उसने अपने टीचर को बोला कि ये जो सेल है वो बाकी सेल की तरह नहीं है। क्या चेंज लगा उसको? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड दस द सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसने कहा कि भाई इस सेल में सेल प्लेट नहीं बनी। सेल प्लेट ध्यान है क्या? थोड़ा सेल डिवीजन आपको आना चाहिए। जब बच्चों सेल डिवाइड होती है प्लांट में, सेल प्लेट मेथड, तो टीलोफेज से, वैसे तो एनाफेज में वो बनना स्टार्ट हो जाती है, साइटोकाइनेसिस। तो बीच में सेल प्लेट बनेगी, तभी तो 1 से 2 सेल बनेगी। लेकिन इसने देखा कि उसमें सेल प्लेट बनी नहीं रही है, बट क्रोमोसोम की नंबर नॉर्मल से ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डिवाइडिंग सेल। दिस वुड रिजल्ट इन। तो बच्चों प्लांट में क्या होता है कई बार कि जैसे कोई सेल है उसमें 2-1, अपनी सेल की या प्लांट सेल है 2-1 है, डिप्लॉइड सेल में 2-1 होते हैं। अब एनाफेज में वो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, 2-1 से क्या होगी? 4n हो गए। 4n होने के बाद बच्चों ये होता ना कि टीलोफेज में क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर आ गए और बीच में सेल प्लेट बन गई, तो सेल डिवाइड हो गई। डिवाइड हो गई तो बनने वाली दोनों सेल में 2-1 और 2-1 क्रोमोसोम इक्वली रहेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि सेल डिवाइड नहीं होती, और डिवाइड नहीं होती तो उसी सेल में बेटा जी क्रोमोसोम कितने आ गए? 2-1 की जगह 4n हो गए। और 4n हो गए तो क्रोमोसोम की नंबर जब बढ़ गई, प्लोइडी बढ़ गई, इस सिचुएशन को बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। प्लोइडी का नॉर्मल से ज्यादा होना पॉलीप्लोइडी कहलाता है। तो n तो होता है हैप्लोइड, 2-1 होता है डिप्लोइड। 2-1 से ज्यादा अगर है, चाहे वो 3n हो, चाहे 4n हो, चाहे 5n हो, चाहे 6n हो, ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लोइडी। 3n है तो ट्राइपोलीप्लोइड, 4n है टेट्रापोलीप्लोइड, 5n है पेंटापोलीप्लोइड, 6n है हेक्साप्लोइड, कुछ भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये और मेनली बच्चों प्लांट में ही ऑब्जर्व्ड होता है, तो इसका आंसर था पॉलीप्लोइड, बहुगुणिता। द नंबर ऑफ प्लोइडी लेवल, क्रोमोसोम की प्लोइडी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट के रेफरेंस में दिखाई देता है। बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है। फिर से कलर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्रॉस है, करके देख लो हर बार। कलर ब्लाइंड हीमोफीलिया कहते हैं, अब तक तो आ जाने चाहिए आपको। करो सॉल्व। इफ ए कलर ब्लाइंड मेन, वही सबसे पहले हमें क्या लिखने हैं? जीनोटाइप। एक कलर ब्लाइंड मेन है तो मेन कलर ब्लाइंड का मतलब मैंने एक्स पे वो जीन लगा दी कलर ब्लाइंड की। मैरिज ए वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। नॉर्मल कलर विजन ये रहा, उसके लिए क्या है? होमोजाइगस है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, इसके सन में कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कर लो सॉल्व फटाफट। हेलो, सीधा ही सोल्व कर दिया। केवल सन, तो प्रोजेनी में मत पूछना, और वैसे भी आएगा आंसर। सन कभी भी कलर ब्लाइंड। अरे फादर का एक्स ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर, पिता का एक्स हमेशा पुत्रियों में जाएगा, तो सन में डिजीज होने के चांस 0 होंगे बेटा जी। सन हमेशा यहां नॉर्मली होंगे, 0 पहला आ गया। आओ 33rd। द मैकेनिज्म दैट कॉजेज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर।
एक लिंकेज ग्रुप से बेटा जी दूसरे ग्रुप पर अपने को जीन ट्रांसफर करना है। फिर म्यूटेशन की बात करता हूं, म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, एनसीईआरटी से कनेक्ट नहीं है अपने इस चैप्टर में। म्यूटेशन दे रखा है थोड़ा सा बच्चों, वहां से क्वेश्चन बन गया। म्यूटेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। एक आपने पढ़ा है पॉइंट म्यूटेशन, जीन में होने वाले चेंजेस। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अगर क्रोमोसोम ही चेंज हो गया, बड़े लेवल पे होता है, लार्ज स्केल पे। अब या तो बच्चों क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदलती है, दैट्स कॉल्ड क्रोमोसोमल एबेरेशन, गुणसूत्रीय विपथन। पीछे आया था ना स्टेटमेंट, एक कैंसर सेल में ऑब्जर्व होता है। या क्रोमोसोम की नंबर चेंज होती है, दैट्स कॉल्ड हेटेरोप्लॉइडी, ये भी बता रहा था। अब हेटेरोप्लॉइडी में अगर पूरा सेट बदल गया, यूप्लॉइडी, एकाध क्रोमोसोम चेंज हो गए, एनीयूप्लॉइडी। तो वही है ये क्रोमोसोमल एबेरेशन में होता है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो एक वर्ड बेटा जी देखो, इन्वर्जन। इन्वर्जन में तो ये होता है जैसे क्रोमोसोम स्पेस जीन है ए बी सी, इन्वर्जन में क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट टूटकर वापस वहीं जुड़ेगा, बट 180 डिग्री पर रोटेट होके। जैसे इस क्रोमोसोम को मैंने ऐसे लिख दिया बी ए सी, इतना सेगमेंट टूट के वापस वहीं जुड़ा, लेकिन 180 डिग्री पर रोटेट होके घूर्णन करके। तो यहां जीन की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, प्रतिफल। डुप्लीकेशन में बच्चों कोई भी सेगमेंट दो बार आ गया, जैसे ए बी सी डी ई ये जीन थी, डी ई वाला सेगमेंट दो बार आ गया, तो यहां जीन डबल हो जाएगी, उसको डुप्लीकेशन बोल देंगे। क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस के बीच होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र के बीच। जबकि यहां दिया है एक जीन मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। अब लिंकेज ग्रुप आपको आना चाहिए, बताया था अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन है वो सारे जीन उसका क्या बनाएंगे, लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। एक क्रोमोसोम पर मिलने वाले सारे जीन उसका क्या है, लिंकेज ग्रुप। ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम की नंबर होती है, जिसमें आप में हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वही लिंकेज ग्रुप है। तो मैंने बताया था प्रोकैरियोट में तो एक याद रखना, पाइसम में कितने 7, टोटल क्रोमोसोम 14 है, 2 1 तो हैप्लॉइड 7 हो गए ना। अपने मेल और फीमेल में अलग अलग है, वो याद रख लो, बता दिया था स्टार्टिंग में। तो एक लिंकेज ग्रुप से ये दूसरा मान लो, हैप्लॉइड में दूसरा क्रोमोसोम है तो होमोलोगस होगा नहीं, अलग अलग है। तो एक से दूसरे पे अगर ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों ट्रांसलोकेशन। बिल्कुल डिफरेंस है। क्रॉसिंग ओवर में जीन एक्सचेंज होते हैं बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन में जीन का एक्सचेंज होगा बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, असमजात के बीच, तो ट्रांसलोकेशन है। और यही अगर घटना होमोलोगस या समजात के बीच हो, देन इट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। थर्ड आएगा, म्यूटेशन से रिलेटेड है, क्रोमोसोमल एबेरेशन से संरचना में चेंज होता है। फिर से ब्लड ग्रुप का है, ब्लड ग्रुप के भी खूब क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटा जी इसका कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी सीधे से 4 नंबर अपने को मिल जाते हैं। क्या दे रहा है, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर, ये जीनोटाइप दे दिया आपको, मेल और फीमेल, धनी और लुगाई का जीनोटाइप दे दिया, धनी का क्या दिया, हस्बैंड का दे दिया IAIB, तो ब्लड ग्रुप AB हो गया, लुगाई का दे दिया IA स्मॉल i, ब्लड ग्रुप A है, इसका AB है। तो among the blood types of their children how many different genotype phenotype निकाल लो, दोनों पूछा है, तो ये ब्लड का आ गया IA स्मॉल i, IAIB मेरे से पहले हो जाने चाहिए, आप में सोल्व में IB स्मॉल i। अब बताओ इसके ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप AB B, ये होगा। अब आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछे हैं, पता ना जीनोटाइप फिनोटाइप, ये ऊपर वाले जीन दिख रहे हैं वो जीनोटाइप है, और ये ब्लड ग्रुप का टाइप ये फिनोटाइप है। तो ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप तो होते हैं 6, फिनोटाइप होते हैं 4, ABO ये फिनोटाइप है, और वो IAIB ऐसे वो जीनोटाइप होते हैं, 6 जीनोटाइप होते हैं। मल्टीपल एलील है बालकों, सही सुना, सही पहचाना, ज्ञानी तो हो पहले से ही। तो जीनोटाइप कितने टाइप के आ गए, 1 2 3 4, और फिनोटाइप ये भी A है, ये भी A है, तो A की बात होगी 1 2 3। तो जीनोटाइप 4 टाइप के और फिनोटाइप 3 टाइप के। आंसर आ गया पहला, सीधा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ जाना जीनोटाइप फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 35। लो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ खुद ही आंसर। Which one from those given below is the period, ये मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863।
56 to 63 एनसीईआरटी में दे रखा है डेटा। हाइब्रिडाइजेशन पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किए थे, बस सीधा ये थर्ड करना ही है। अगला ये लो, फिर वही मेंडल के जो कैरेक्टर उसने यूज किए थे, कॉन्ट्रास्टिंग, विपर्यासी लक्षण, विपरीत लक्षण, उनसे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हुए बच्चों। एनसीईआरटी की टेबल दी हुई, आपको ध्यान होना चाहिए। क्या कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। वही मटर के प्लांट में मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर यूज नहीं किया था। सीड, बीज लिए थे ग्रीन और येलो, बिल्कुल लिए थे। हरा बीज, पीला बीज, येलो डोमिनेंट आ गया। अच्छा, पोड की शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो फली ली थी वो फूली भी और पिच की संकुचित फली ली थी, हाँ ली थी। इन्फ्लेटेड फूली भी डोमिनेंट थी, प्रभावी थी। स्टेम टोल और ड्वार्फ, बिल्कुल तना लंबा और बोनापाद, ये भी कैरेक्टर लिया था। ट्राइकोम ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, त्वचा रोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित, ये कैरेक्टर उन्होंने मेंडल ने अपनी पी प्लांट में यूज नहीं किया था। तो आंसर गया 4। क्वेश्चन 37 की ओर आते हैं। ये लो बेटा जी, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया से कनेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे, देखो सॉल्व करो। सॉल्व कर दिया होगा, पढ़ेश्री हो। थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कोज्ड ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। दोनों ध्यान है बच्चों, थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। जीन थैलेसेमिया की तो 11वें और 16वें क्रोमोसोम पर होती है और सिकल सेल की 11वें पे होती है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक बच्चों में बात बताई देता हूं कि जो थैलेसेमिया है और जो सिकल सेल एनीमिया है, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव तो है ही है, ऑटोसोम पे जीन होती है। इनमें थैलेसेमिया में तो हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है बच्चों। अल्फा और बीटा दो टाइप का होता है। अल्फा थैलेसेमिया में अल्फा चेन नहीं बनती और बीटा थैलेसेमिया में बीटा चेन नहीं बनती। आपको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर तो ध्यान होनी चाहिए, ब्लड वाले चैप्टर में आती है। अपने हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है ना। टोटल पॉलीपेप्टाइड कितने होते हैं? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अगर अल्फा चेन नहीं बने तो अल्फा थैलेसेमिया, और बीटा नहीं बने तो बीटा थैलेसेमिया। बीटा ज्यादा कॉमन होता है। तो थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो बनेगा नहीं तो बेटा जी क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक एनीमिया होता है। थैलेसेमिया एनीमिया कौन सा एनीमिया है? क्वांटिटेटिव। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में कमी आ गई, बना ही नहीं, मात्रा कम होगी। सिकल सेल में क्या होता है? आरबीसी की शेप, आकृति बदल जाएगी, इसको बोलूंगा क्वालिटेटिव, गुणात्मक प्रकार का एनीमिया। क्वालिटी में चेंज आ गया, आरबीसी की क्वालिटी, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी बदल गई, जबकि उसमें क्वांटिटी बदल गई। अब देख लो इसका क्या करा है, सेलेक्ट द करेक्ट ढूंढो। थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। थैलेसेमिया में ग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कम होगा, बिल्कुल, अल्फा बीटा चेन ही नहीं बनेगी। सिकल सेल इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव। सिकल सेल बच्चों क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव है। सिकल सेल वो थैलेसेमिया तो क्वांटिटेटिव है। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, गलत, आंसर गया फर्स्ट। तो थैलेसेमिया तो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी कम हो गई, और सिकल सेल क्वालिटेटिव है, उसमें हीमोग्लोबिन की क्वालिटी, गुण परिवर्तित हो जाएंगे। 38, ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। हाँ, ये देखना बच्चों क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं। एक ऐसी डिजीज जो ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोम क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन से, मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ। एनाफेज में बोलते हैं ना बेटा जी अपन, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, आधे एक पोल पर, बाकी दूसरे पोल पे आ जाते हैं। अगर नॉन डिसजंक्शन वो सेपरेट ना हो, कौन से? ऑटोसोमल, तो इनमें कौन सी डिजीज होगी? टर्नर सिंड्रोम। अब अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ बेटा जी, नॉन डिसजंक्शन हुआ ऑटोसोमल, टर्नर भी वैसे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बट ये ध्यान रखना ऑटोसोम। टर्नर सिंड्रोम में तो 44 + X0, एक्स क्रोमोसोम कम हो गया। क्या एक्स ऑटोसोम होता है? एक्स तो एलोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। बहुत सारे बच्चे सीधा देख के टिक कर आते हैं तो गड़बड़ हो गया। टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम तो कैसा है? एलोसोमल। एलोसोम बोले तो सेक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी से। सिकल सेल नॉन डिसजंक्शन से नहीं होता। डाउन सिंड्रोम कौन सा क्रोमोसोम? 21, ये ऑटोसोमल है। और क्लाइनफेल्टर में भी कौन सा बढ़ेगा? एक्स बढ़ेगा, और एक्स कैसा है? एलोसोमल है। तो आंसर जाएगा अपना थर्ड।
ऑटोसोमल पूछा है तो ऑटोसोमल ही क्रोमोसोम का आंसर रखो। वो डाउन सिंड्रोम में 21st ऑटोसोम होता है। चलो क्वेश्चन 39, ये लो ब्लड ग्रुप का फिर से। ब्लड ग्रुप क्या, ये डोमिनेंस कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप से कनेक्टेड होके बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ गए। आइडिया लगभग आपको लग रहा है बच्चों की इस चैप्टर में। एक तो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस डिजीज का हर बार आ रहा है, थैलेसीमिया सिकल सेल। एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहा है। एक ये ब्लड ग्रुप के बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। एक हमने मेंडल वाले वो कौन से कैरेक्टर यूज किए थे उनके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। मानव में रुधिर समूह की वंशागति से कनेक्टेड क्या क्या है? तो अपना एक ब्लड ग्रुप है एबीओ, उसमें क्या क्या आते हैं बच्चों? क्या डोमिनेंस उसमें इंक्लूड है? हाँ है। ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस, है ना? डोमिनेंस हमने लिखा IA IO, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा, क्योंकि बच्चों ए जो एलील है वो ओ पर क्या है? प्रभावी है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंस हो गया। बी हो गया। कोडोमिनेंस, इसका भी एग्जाम्पल है AB कोडोमिनेंस से बार बार आ गया। मल्टीपल एलील, पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप है ही क्या? मल्टीपल एलील, बहुयुग्म विकल्पिता होता ना बच्चों। नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2, बट ब्लड ग्रुप में एक जीन के कितने एलील है? 3। 2 से ज्यादा होते हैं, मल्टीपल एलील हो गया। तो जीन है आई, उसका एक एलील है IA, IB और स्मॉल आई, 3 एलील है। तो एक जीन के यहां एलील कितने हैं? 3। तो इट्स एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इंक्लूड नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप में ABC तीनों इंक्लूड है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। कैसे इंक्लूड है वो मैंने आपको समझा दिया यहां। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रही है बातें। क्वेश्चन 40 पे आए। Which of the following pair is wrongly matched? इनमें से कौन सा पेयर wrongly match है, गलत मिलाया गया है? देखो, करो सोल्व। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। स्टार्च वो होता है ना मंड के कण जी सिंथेसिस, क्या वो मल्टीपल एलील है? मल्टीपल एलील है क्या? स्टार्च की शेप साइज हाँ याद रख लियो, वो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, है ना? कैपिटल बी तो वो हाँ राउंड, उसमें जो स्टार्च ग्रेन्यूल है वो बड़े साइज के होंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी में वो मीडियम साइज के होंगे, इसमें वो बिल्कुल स्मॉल साइज के होंगे, तो रिंकल आ जाएगा, इनमें वो राउंड रहेगा। तो जो स्टार्च सिंथेसिस है बच्चों वो मल्टीपल एलील है क्या? हाँ, स्टार्च की शेप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो बता ही दिया मैंने, क्योंकि कैपिटल बी से लार्ज साइज के, स्मॉल बी वो रिंकल स्मॉल और ये इंटरमीडिएट साइज का होगा, दोनों के बीच का, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस। एबीओ तो क्या? एबी ब्लड ग्रुप, इसमें एबी होता है बच्चों। 4 ऑप्शन देके फिर आंसर देना है यहाँ। एक्स जीरोटाइप सेक्स, ग्रास ओपर डिटर्मिनेशन, हाँ कॉकरोच ग्रास ओपर, इनमें टिड्डा में एक्स हुई तो बताया था, फीमेल में एक्स होता है और मेल में X0 होता है। मेल में एक XY होता ही नहीं, एक X कम होता है, X0, तो इनमें X0 टाइप होता है। कॉकरोच में भी याद रख लेना, आपके सिलेबस में सही है। TX मॉर्गन ने कौन सा वर्ड दिया था? लिंकेज दिया था। तो यहां देखना बच्चों, सेकंड भी अपने को लग रहा है कि कैसे सही है, बट AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखाता है ना, ABO पूरा नहीं बट AB दिखाता है। पहला मल्टीपल एलील को बुरी तरह से गलत हो गया, स्टार्च सिंथेसिस मल्टीपल एलील को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसमें सबसे जो रोंगली मेज्ड है वो अपन क्या देंगे? फर्स्ट। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस नहीं दिखाता, वो AB दिखाता है, बट AB ब्लड ग्रुप इज पार्ट ऑफ ABO तो है, इसलिए सेकंड को यहां सही मान लिया। फर्स्ट तो कंप्लीटली रोंग है, स्टार्च सिंथेसिस मल्टीपल एलील एक्सप्लेन नहीं करता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बिल्कुल आ जाता है, इंटरमीडिएट बनते हैं ना ग्रेन्यूल्स, तो फर्स्ट आएगा। 41 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन ढूंढो। करेक्ट स्टेटमेंट देख लो। फ्रैंकलिन स्टोल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, लिंकेज शब्द स्टाल ने दिया था क्या? गलत, अभी बताया था आपको, मॉर्गन ने बोला था लिंकेज। तो ये फ्रैंकलिन स्टोल, मिचेल्सन स्टोल वाला एक्सपेरिमेंट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, मिचेल्सन स्टोल ने प्रूव किया था, एविडेंस इन फेवर ऑफ कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, वही N14-15 वाला। हाँ, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, हाँ ये इसी चैप्टर का है।
पुन्नेट चेकर बोर्ड मेथड, डब्बे वाली मेथड बेटा जी देने वाले कौन थे? आर.सी. पुन्नेट। जो साइंटिस्ट कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, आर.सी. पुन्नेट। सही है। स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। स्प्लाइसियोसोम स्थानांतरण में भाग लेता है, ये बेटा जी मोलिकुलर बायोलॉजी से कनेक्ट है। स्प्लाइसियोसोम तो काम आता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। स्प्लाइसिंग होती ना, डीएनए से कौन बना? यूकैरियोट में पहले बेटा जी बनता है एचएनआरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर। एचएनआरएनए से कौन बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए से फिर कौन बनेगी? प्रोटीन। तो ये वाली प्रोसेस डीएनए से एचएनआरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना बेटा जी ट्रांसलेशन। तो स्प्लाइसियोसोम यहां काम आता है स्प्लाइसिंग में, ना कि ट्रांसलेशन में। तो गलत है। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। अल्टमैन ने ट्रांसडक्शन इसकी खोज नहीं की थी। हाँ, तो बोलो बच्चों, स्प्लाइसिंग हो गई, ये एचएनआरएनए से एमआरएनए बनना, इसको नहीं बोलते। और ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। अल्टमैन ने तो बेटा जी वो न्यूक्लिक एसिड में, वहां आता ना ये साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने तो न्यूक्लिन नाम दिया था, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड बोला था। वैसे ट्रांसडक्शन जो डिस्कवर की थी वो लेडरबर्ग, बैक्टीरिया में आता ना, इन्होंने डिस्कवर किया था, ना कि अल्टमैन ने। तो इसमें सही चला गया अपना सेकंड। पुन्नेट, आर.सी. पुन्नेट ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेकर बोर्ड मेथड के बारे में बताया। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अगला आ गया क्वेश्चन, करेक्ट मैच को सेलेक्ट करो। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता ना, वैसे तो हम बोलते हैं बच्चों एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो किसका बना है? आरएनए। आरएनए न्यूक्लिक एसिड। F2 का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना डाइहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों। और अगर रिसेसिव से कभी भी क्रॉस होता है तो हम उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अगर अप्रभावी जनक से क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस कौन सा होगा? टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण। टीएच मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन की बारे में बात नहीं की थी, अभी पीछे आ गया था लेडरबर्ग। और मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण बेटा जी वो था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। मोलिकुलर बायोलॉजी से भी मिक्स होकर क्वेश्चन आ गए। ग्रिफिथ का था ना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वाला ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें सही आ गया फर्स्ट राइबोजाइम, जो एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। वैसे तो ये मोलिकुलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट ध्यान होगा अपने को। 43, ये लो फिर से। ए वुमन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। तो एक फीमेल में किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर उसके जीन है, एक्स लिंक्ड कोई भी जीन है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, कुछ मान सकते हो। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई। तो ये जीन किस में जाएगा बच्चों? फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, वो ही बात आ गई। फादर का अगर एक्स है, फादर का जो एक्स है बेटा जी वो तो ऑलवेज डॉटर में, अब बता रहे थे ना वो क्वेश्चन भी बन गया, देखो फादर का एक्स ऑलवेज डॉटर में। अब इसको चलो मैं इसको बना के बता देता हूं आपको कि मान लो बच्चों ये फादर का एक्स क्रोमोसोम है, इसको मैंने येलो कलर से दिखा दिया, और मां के एक्स क्रोमोसोम हमने पिंक कलर से दिखा दिए, ठीक है। अब इसका तो मैं एक ही गैमेट बना लूं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके गैमेट बन गए 2x और y। अब क्रॉस करके देख लो, बस ये दो ही ऑप्शन है, बना के देख लो क्या है। पहले ऑप्शन में, हाँ इसमें बेटा जी आप देख लो, एक x आ गया और दूसरा भाई। अब समझ जाना ये येलो कलर वाला जो है ना, ये तो डॉटर फादर से आ रहा है, तो फादर से केवल डॉटर में जाएगा। और मां का जो एक्स है बेटा जी ये पिंक कलर में, ये देखो ये डॉटर में भी आएगा और सन में भी आएगा। तो ये पूछा मां का एक्स लिंक्ड किस में जाएगा? ओनली डॉटर में गलत, ओनली सन में गलत, बोथ सन एंड डॉटर। तो फीमेल से जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर और सन दोनों में आएगा, जबकि फादर का एक्स अपने येलो कलर से दिखाया बेटा जी वो केवल डॉटर में आएगा। चलें आगे। 44, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्वेश्चन यहाँ आ गया, कोई ना वहां एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। ह्यूगो डी व्रीज जिन्होंने म्यूटेशन को डिस्कवर किया था, हाँ जिन्होंने ओइनोथोरा लेमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बेटा जी एक यूज वर्ड किया था साल्टेशन, सिंगल स्टेप के लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप में जो बड़े म्यूटेशन होते हैं उनको क्या कहा था? साल्टेशन। तो आंसर इसमें गया था सेकंड। मल्टीपल स्टेप नहीं था, वो सिंगल स्टेप था, साल्टेशन। ह्यूगो डी व्रीज, हाँ इवोल्यूशन का है 7th चैप्टर। अगला
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कोई गलत स्टेटमेंट ढूंढो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना इसमें। इन डोमेस्टिकेटेड फॉवल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। मुर्गों में बच्चों जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है स्पर्म पे एग के कंपेयर। अब अपने को पता है बच्चों बर्ड्स में मेल ZZ, फीमेल ZW, तो वहां एग जो है वो दो टाइप के बनेंगे। तो बर्ड्स में बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका रोल होगा? फीमेल का। हाँ, ह्यूमन में मेल का होता है, स्पर्म दो टाइप के बनते हैं, बट वहां स्पर्म एग का होता है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट ही पूछा गया, पहला ही हो जाएगा। दूसरा, ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। ठीक है, ह्यूमन में मेल में बच्चों जो एक्स क्रोमोसोम है वो कंपेरेटिवली लार्ज होता है और वाई क्रोमोसोम उसके कंपेयर छोटा होता है। एक्स हमेशा लार्जर देन वाई और वाई थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी होता है। ठीक है, दूसरा तो मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोगैमेटिक। हाँ, ड्रोसोफिला में मेल, ड्रोसोफिला में तो अपनी तरह ही होता है बच्चों, मेल XY होगा और फीमेल XX होगी। मेल हेटेरोगैमेटिक होता है, दो टाइप के स्पर्म बनाएगा। ठीक है, इन मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल, ग्रास ओपर अभी बता रहे थे, क्रोक्रोच और ग्रास ओपर में मेल होते हैं X0, तो दो टाइप के स्पर्म बने, एक स्पर्म में X होगा, एक में X नहीं होगा। तो 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता। तो गलत पूछा है, फर्स्ट आ जाएगा 45 का। अगला 46, इन एंटीराइनियम स्नैपड्रैगन, ये आ गया बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला। एंटीराइनियम, स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जालापा, इन दोनों प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, अपूर्ण प्रभावितता। रेड और व्हाइट के क्रॉस से F1 में कैसा फ्लोवर आया? पिंक कलर का। तो एंटीराइनियम ए रेड फ्लोवर वाज क्रॉस्ड विद ए व्हाइट फ्लोवर। तो बेटा जी रेड फ्लोवर का क्रॉस व्हाइट से करवाया। इन F1 जनरेशन पिंक फ्लोवर वर ऑब्टेन, तो F1 में कैसे आ गए? पिंक आ गए। When pink flower were self, the F2 generation show white, red and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. ये लो, तो F पेरेंट्स में बच्चों कैपिटल R, ये थे ना, ये रेड था, ये व्हाइट था। F1 में आ गया कैपिटल R, स्मॉल r, ये फ्लोवर कैसे थे? पिंक, बीच का करेक्टर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो व्हेन पिंक फ्लोवर वर सेल्फ, गुलाबी फूलों का स्वयं परागण करवाया, कैपिटल स्मॉल r का क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r से। तो अपने पास ये आगे तीनों केस, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। इसका जीनोटाइप तो वही आएगा 1:2:1, और फिनोटाइप भी बेटा जी वही आएगा 1:1 आएगा ना, रेड व्हाइट और पिंक। तो पिंक और रेड। अब बच्चों देखो यहां 1:1, दोनों में 1:1, फिनोटाइप भी 1:1 और जीनोटाइप भी। जीनोटाइप तो वही आएगा, फिनोटाइप बेटा जी ये रेड, पिंक और व्हाइट। देख लो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ F2 इज 1:4 रेड, 2:4 पिंक और 1:4 व्हाइट, 1:1। सही है। क्या पूछ रहा है आपसे? इनकरेक्ट पूछ रहा है, लेकिन गलत पूछ रहा है बच्चों, ये तो सही है पहला स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डजंट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं कर सकते। बताओ, मेंडल का बच्चों तो सेग्रीगेशन का लॉ था ना, वही यूनिवर्सल था, उसका वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं था। सेग्रीगेशन तो होगा ही, जब भी गैमेट बनेंगे तो जो एलील थे वो सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग जाएंगे, तो वो तो अप्लाई होगा ही। ये स्टेटमेंट यहां इनकरेक्ट हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट डजंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता। बात सही है, डोमिनेंस का तो एक्सेप्शन है बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, दोनों के बीच का पिंक कलर आ गया था, तो इसको फॉलो नहीं करता। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल। गुलाबी फूल, पिंक फ्लावर क्यों आए? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो गलत कौन सा है? सेकंड है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां लागू नहीं होता। होगा बेटा जी, सेग्रीगेशन तो हर जगह होगा। सेग्रीगेशन ही तो ये बोलता है, एलील जब बने, गैमेट जब बनते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट में अलग अलग एलील जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। हर गैमेट के पास केवल एक एलील। सेकंड इनकरेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। क्या भाई? हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन। फिर साइंटिस्ट का क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। वो आगे ना जीन में, दो जीन के बीच की डिस्टेंस का मेजरमेंट बेटा जी,
हाँ, जीन मैप बनाते ना, ये जीन ए है, बी है, सी है, तो जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये जीन मैप से पता लगा लेते हैं। जीन मैप आपको ये बता देता है कि क्रोमोसोम में कौन सा जीन किस सीक्वेंस में है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। हमें पता है अगर लिंकेज ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगी, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, बिकॉज डिस्टेंस क्रॉसिंग ओवर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टार्ट में बता दी थी ये बात। तो देने वाले वो अल्फ्रेड स्टर्टमैन था बच्चों, जिन्होंने सबसे पहले जीन मैप के बारे में बताया था। मॉर्गन का चेला था, स्टूडेंट था। इसका एक और आगे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सीधे ही है, साइंटिस्ट का ही क्वेश्चन है। 48 लो फिर से वही, व्हाट मैप यूनिट, जीन मैप, इसको सेंटीमोर्गन में मेजर करते हैं, इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। आनुवंशिक मानचित्र में मानचित्र इकाई के बारे में बच्चों तो एक सिंपल सी बात बता देते हैं कि जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा, उतनी जीन के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं। तो जैसे ऐसे मान लिया कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है तो उसको 1 सेंटीमोर्गन बोल देते हैं, ये इन्होंने स्टडमैन ने बोल दिया था। अगर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन 1% है तो डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमोर्गन। कैसे भी आपसे बोल दिया 32% रिकॉम्बिनेशन तो डिस्टेंस 32 सेंटीमोर्गन होगी। डिस्टेंस को मेजर किसमें किया जाता है बच्चों, सेंटीमोर्गन में, मैप यूनिट बोलते हैं इसको। तो देख लो, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर, एक यूनिट। तो रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, 1% होगा, 1% क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हमेशा लिंकेज की फ्रीक्वेंसी बच्चों क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा, हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर नए कैरेक्टर के कंपेयर ज्यादा आएंगे। हाँ, थॉमस एंड मॉर्गन के ड्रोसोफिला पे थे एक्सपेरिमेंट। आओ 49 क्या कह रहा है, What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? बिल्कुल एनसीईआरटी का डिसऑर्डर के तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं हर बार बच्चों। क्या डिसऑर्डर है देख लो, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलाइन है, मेल है, बट गायनेकोमेस्टिया है बच्चों। गायनेकोमेस्टिया का मतलब मेल में मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी, फीमेल के कैरेक्टर आ गए। मेल में मेमरी ग्लैंड का एक्टिव होना, तो गायनेकोमेस्टिया का मीन हो गया बच्चों मेल में मेमरी ग्लैंड एक्टिव होगी, मतलब मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ गए। ऐसा कब होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, ये तो 18th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी। टर्नर सिंड्रोम तो फीमेल में होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा, वो फीमेल का कैरेक्टर है। और क्लाइनफेल्टर ये मेल में होता है 44 प्लस डबल एक्स वाई, तो मेल में बच्चों एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। एक्स क्रोमोसोम फीमेल से रिलेटेड है, तो फीमेल के हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन वगैरह आ गए, तो मेल में कैरेक्टर किसके आने लगे, फीमेल के। तो इसका आंसर बेटा जी जाएगा फोर्थ, क्लाइनफेल्टर। जबकि टर्नर सिंड्रोम फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलें आगे, क्वेश्चन 50 खूब लाया हूं एग्जाम वाले, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बच्चों। इतने क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा दिए, एक तरह से पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले कॉलम से, इस सीरीज से। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले भी कर लेना हर चैप्टर के। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन इज 3 सेक्स क्रोमोसोम। बोलो, वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। किस कंडीशन में 3 सेक्स क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, डबल एक्स वाई अभी पीछे आया था, मेल में, वाई है तो मेल ही होगा। और सिंड्रोम कौन सा बेटा जी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, चलो क्वेश्चन 51 उड़ीसा नीट। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग, वही वैसा ही आ गया बच्चों कि ये जो गैमेट बनते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने गैमेट बना दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो अपन बॉक्स में लिखते हैं ना जाइगोट वाले, ये कैपिटल टी, ये बॉक्स वाला ये क्या था, पुन्नेट स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं डब्बे को, चेकर बोर्ड, तो इसको पुन्नेट स्क्वायर बोल दो। आंसर कौन सा गया, फोर्थ गया। तो ये बेटा जी आ गया पुन्नेट स्क्वायर मेथड, पुन्नेट का ही था, फोर्थ बोलेंगे इसको। इसको आप चेकर बोर्ड भी बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 53,
फिर साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत था उसको प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किसने किया था? अब ध्यान रखना बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले साइंटिस्ट तो थे सटन एंड बोवेरी 1902, और उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने वाला था थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूव की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा थर्ड, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए बच्चों कई बार। क्वेश्चन 54 नीट 2020 लास्ट ईयर का क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर which were similar except in one character with contrasting trait? अब ध्यान रख लेना, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज की अगर बात आए तो मेंडल ने कितनी वेराइटी काम में ली थी? 14। अरे कैरेक्टर तो लिए थे 7, स्टेम की हाइट, फ्लोवर पोजीशन, फ्लोवर कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, 7 कैरेक्टर थे। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पूछा जाए तो बेटा जी 14 थे। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वैरायटीज थी, वो 14 हम बताएंगे। आंसर हो जाएगा इसमें सीधा ही सेकंड। और कॉन्ट्रास्टिंग थे ना, एक दूसरे के विपरीत थे, विपर्यासी थे। अगला 55 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच ढूंढ लो। फिनाइल कीटोन यूरिया जीन मिलेगी कौन से क्रोमोसोम? 12 है तो कैसा है? ऑटोसोमल तो है, बट बेटा जी डोमिनेंट नहीं, रेसेसिव है। अब आपके सिलेबस में वैसे तो रेसेसिव है, लेकिन पेडिग्री वाले में 2 डायग्राम दे रखे हैं, सिकल सेल एनीमिया और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी मायोटोनिक मसल से रिलेटेड है, हाँ वो जरूर डोमिनेंट कंसीडर कर सकते हो, बाकी ये रिसेसिव है सारे। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम 11 सही है, सिकल सेल की जीन 11th क्रोमोसोम पे होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। थैलेसेमिया एक्स लिंक्ड, गलत बात, थैलेसेमिया के जीन तो ऑटोसोमल थी। हिमोफीलिया वाई लिंक्ड नहीं होता, एक्स लिंक्ड होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। बार बार बोल रहा हूं, वो वाला यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर डाल रखा है मैंने, जेनेटिक डिसऑर्डर देख लेना आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन बच्चों, फिर ब्लड ग्रुप का आ गया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन स्मॉल आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। अब देख लो, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन थी आई, उसके 3 एलील थे बेटा जी, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। आई ए एंटीजन बनाएगा शुगर, बी से बी एंटीजन बनेगा, और जो स्मॉल आई है आई ओ वो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसी स्मॉल आई के रेफरेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा आपसे, देख लिया करो। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 ही एलील होंगे। बिल्कुल बेटा जी ध्यान रख लेना, अपने अंदर हर जीन के मैक्सिमम कितने एलील मिल सकते हैं? 2। एक इंडिविजुअल में एक जीन के मैक्सिमम 2 एलील होते हैं। और मल्टीपल एलील ये कहता है जहां एक जीन के मोर देन 2 एलील हो, 2 से ज्यादा एलील हो। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि जो मल्टीपल एलील है उसकी स्टडी अगर अपने को करनी हो तो किसी एक बंदे में नहीं कर सकते, इसकी स्टडी हमेशा पॉपुलेशन में होती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्योंकि एक इंडिविजुअल में तो एक जीन के मैक्सिमम 2 ही एलील आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर ब्लड ग्रुप की स्टडी करनी है तो एक बंदे में ए बी ओ चारों ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, इसलिए मल्टीपल एलील की स्टडी हमेशा जनसंख्या पॉपुलेशन में होती है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। व्हेन आई ए आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ए और बी बेटा जी एक टाइप की शुगर प्रोड्यूस करते हैं क्या? गलत बात। आई ए से तो ए एंटीजन ए टाइप ये शुगर होगी, बी से बी टाइप की अलग अलग होगी, तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तीसरा, एलील स्मॉल आई डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल स्मॉल आई कोई एंटीजन शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, सही है। 3 जीन हैज द जीन आई हैज 3 एलील, इस एक जीन के 3 एलील है, ये भी सही है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। इसी साल नीट का क्वेश्चन, आओ 57 क्वेश्चन पे, फिर वही साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय नीट यूजी का जो सेकंड फेज हुआ था कोरोना अफेक्टेड बच्चों के लिए, उसका है क्वेश्चन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, ये क्रोमोसोमल थ्योरी देने वाले कौन थे? तब हम बताएंगे सटन एंड बोवेरी। सेकंड आ गया 1902, और इसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने वाले थे थॉमस हंट मॉर्गन। वाटसन क्रिक तो बच्चों वो डीएनए वाले हैं, बेटसन पुनेट वो कौन से?
पुनेट तो स्क्वायर मेथड, बैटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आए थे साथ ही भी। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज, कितने कैरेक्टर, बच्चों कैरेक्टर पूछे ना आपसे, कितने कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे, तब मैं बोलूंगा 7। और वो ट्रेट देखो, कैरेक्टर थे 7 और अगर ट्रेट पूछे तो बेटा जी 14। कैरेक्टर 7, ट्रेट 14। ट्रेट कैरेक्टर का फॉर्म होता है, जैसे मैंने लिखा हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। और हाइट मान लो एक तो प्लांट की हाइट टोल थी, एक ड्वार्फ थी, तो बेटा जी ड्वार्फ और टोल उसका एक ट्रेट है, विशेषक है। तो हाइट एक कैरेक्टर, टोल और ड्वार्फ उसके 2 ट्रेट। तो कैरेक्टर पूछा है तो 7 और ट्रेट आता, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज आती तो हम बोलते 14। ध्यान रख लेना, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 59 आ गया, प्लियोट्रोपी बताया था। प्लियोट्रोपी का मतलब एक जीन जब कंट्रोल करेगी मोर देन 1 कैरेक्टर, इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। जबकि कई जीन जब एक कैरेक्टर कंट्रोल करे, कई जीन, तो पॉलीजेनिक। ह्यूमन स्किन कलर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक। और प्लियोट्रोपी के बच्चों एग्जांपल आपके सिलेबस में दे रखा है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। या एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। तो प्लियोट्रोपी में पहला एबीओ ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा, तो मल्टीपल एलील है। स्किन का कलर बच्चों पॉलीजेनिक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये होगा प्लियोट्रोपी का। और कलर ब्लाइंडनेस तो वो तो ऑटोसोमल एलोसोमल रिसेसिव आ गया, आंसर थर्ड गया। और प्लियोट्रोपी का एक और एग्जांपल ध्यान रख लेना, सिकल सेल एनीमिया। अब बच्चों कुछ एम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं, चल ही पड़ा है तो चलते रहो आगे। 60 नंबर क्वेश्चन जेनेटिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की मोनोजोमी की वजह से, मोनोजोमी का मतलब बच्चों एक क्रोमोसोम कम। देख लो 44 + X0 कौन सा सिंड्रोम था, टर्नर सिंड्रोम। मोनो एक कम हो गया, ट्राइजोमी एक बढ़ गया। तो सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम हो गया ना, एक अक्ष कम हो गया। एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोमी होते हैं। डाउन सिंड्रोम तो ट्राइजोमी का एग्जांपल है, हो गया सेकंड। 61 बार बॉडी इज मिसिंग इन द फीमेल सफरिंग फ्रॉम। हाँ ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है बच्चों, बाकी बार बॉडी अपने को पता होनी चाहिए। बार बॉडी क्या होता है, तो बच्चों बार बॉडी देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाके इसको ऐसा ही समझ लो। बार बॉडी की अगर नंबर कैलकुलेट करनी हो तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। अगर बार बॉडी की नंबर आपको पता करनी है तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो जैसे अपन कुछ ऑर्गेनिज्म में बता देते हैं, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल। क्लाइनफेल्टर मेल में होता ना एक्स वाई, वाई आएगा तो मेल है। इनमें आपसे पूछ लिया भाई बार बॉडी की नंबर बताओ, फॉर्मूला आपके सामने, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो नॉर्मल मेल का जीनोटाइप होता है एक्स वाई, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 है, एक में से एक गया 0। नॉर्मल मेल में बच्चों बार बॉडी होती नहीं है। नॉर्मल फीमेल जीनोटाइप होगा XX, तो बार बॉडी कितनी मिलेगी, एक बार बॉडी। टर्नर फीमेल में जीनोटाइप था X0, तो टर्नर फीमेल में बार बॉडी भी 0। क्लाइनफेल्टर का मेल XXY, इसमें बार बॉडी आएगी 1। तो नॉर्मल मेल में 0, नॉर्मल फीमेल में 1, लेकिन अगर फीमेल टर्नर सिंड्रोम से हो अफेक्टेड, उसमें बार बॉडी होगी 0। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 वो रिप्रेजेंट करता है बार बॉडी को। इसमें आंसर हो जाएगा 4। हंटिंगटन कोरिया, ये ब्रेन को अफेक्टेड करती है बच्चों डिजीज। टेसेक अगर ध्यान रखना चाहो, हंटिंगटन डिजीज का जीन होता है 4th क्रोमोसोम पे, टेसेक का जीन होगा 15th क्रोमोसोम पे, ऑटोसोमल है। क्लियर, ध्यान रख सकते हो बार बॉडी बेटा जी आप। क्वेश्चन 62 एम्स 2016, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया, कर लेंगे अपन सीधा ही है, दोनों पेरेंट्स थैलेसेमिया के कैरियर है, तो मैं जीनोटाइप लिखूंगा कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a। विच इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर दैट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन आया भी था। तो बेटा जी इसमें सीधा बता दूं, यही जीनोटाइप आएंगे 1 2 1।
तो डिजीज किसकी होगी, इसकी होगी ना। ये कितना परसेंट हो गया, 25%। ये कैरियर होगा, वो नॉर्मल होगा। चलो सीधा ही है। क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है, देखो, पढ़ो, सुनो, समझो, खुद करो। इफ ए रिप्रेजेंट द डोमिनेंट एलील, कैपिटल ए डोमिनेंट है, स्मॉल ए रिप्रेजेंट रिसेसिव एलील, ठीक है, कैपिटल ए डोमिनेंट प्रभावी होता है, स्मॉल ए रिसेसिव होता है, पता है। Which of the following would be the most likely result in the first generation of offspring when capital A small is crossed with small a small? ये लो, सीधा इक्वेशन दे दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस, ये क्रॉस आपको इससे करना है। एक तरह से जब F1 का क्रॉस अपन रिसेसिव से करवाते हैं ना बच्चों, तो कौन सा क्रॉस बन जाता है, टेस्ट क्रॉस। और आपको पता होना चाहिए टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम ही आते हैं। करके देख लो, किसका क्रॉस मैं सीधा ही कर दूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक बनेगा स्मॉल ए 1:1। ये तो आएगा, क्यों नहीं आएगा ये, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब क्या कह रहा है, ऑल विल एग्जिबिट डोमिनेंट फिनोटाइप। सब में डोमिनेंट फिनोटाइप होगा क्या, गलत, ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव भी होगा, सारे डोमिनेंट नहीं होंगे। ऑल विल एग्जिबिट रिसेसिव, सारे रिसेसिव भी नहीं होंगे, अप्रभावी भी। डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइप विल बी 50% इज, बिल्कुल 50% डोमिनेंट होंगे, 50 रिसेसिव होंगे। थर्ड, डोमिनेंट फिनोटाइप विल बी 70, डोमिनेंट 75 नहीं होंगे बच्चों, दोनों 50-50 होंगे। तो आंसर गया थर्ड। टेस्ट क्रॉस में हमेशा 1:1 ही आता है, 50-50 आता है। अगली बार डाइहाइब्रिड में 1:1 वैसे भी आ सकता है ना। हेलो, फिर मैच द कॉलम, वैसा इक्वेशन आ गया। प्लियोट्रोपी, जीन को डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, म्यूटेशन, मिला लो खुद ही भाई। प्लियोट्रोपी जीन एक है बट कैरेक्टर कई है, कहां है, ये रहा, 1 जीन शो मल्टीपल फिनोटाइप, एक जीन कई कैरेक्टर कंट्रोल करेगा। ए में थर्ड, को डोमिनेंस, बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली।